अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं तो कैमटेज़िया आपके लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसकी वजह ये है कि ये एक 3 in 1 सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ना सिर्फ स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, अपनी वीडियो कैमरे से अपनी वीडियो भी बना सकते हैं और फिर उसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए उसको एडिट भी कर सकते हैं। और स्पेशली 2023 में जब कैमटेज़िया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसान हो गई। जहाँ तक रहा इसका प्राइस का मसला, तो ये वाकई एक महंगा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये फ्री में भी अवेलेबल है। आपको मैंने इस वीडियो के एंड पे जो आखिरी वीडियो है उसमें तरीका बताया किस तरीके से आप इसको फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स। और इस कोर्स के लिए मैंने इंतखाब किया है कैमटेज़िया 2022 वर्जन का। कैमटेज़िया इसलिए चूज़ किया है कि ये 3 in 1 सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप ना सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बल्कि इसके अंदर वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसकी वर्जन 2023 भी मार्च में इसी साल लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं आई। कोर्स के दौरान जो ही वो वर्जन आएगी तो बाकी के लेक्चर्स हम उस पर जारी रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, इस वक्त हम गेटिंग स्टार्टेड वाली जो ओपनिंग स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन, उस पर आ चुके हैं। इसके ऊपर सबसे पहले है न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो इसको क्लिक करते हैं, न्यू फ्रॉम अ टेम्पलेट। अगर इसको क्लिक करें तो ये काफ़ी सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ कलर स्कीम्स और कुछ एनिमेशंस, कुछ इंट्रोज़, कुछ आउट्रोज़ वो ऑलरेडी फीड इन किए होते हैं। आप सिंपली अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियोज़ ला के इसके अंदर फिट करते हैं और आपका एडिटिंग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसको हम क्लोज़ करते हैं। उसके बाद ओपन अ प्रोजेक्ट, यानी कि ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट आपने सेव किया हुआ है, उस पर काम कर रहे थे, दोबारा उसको खोल के काम शुरू कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्डिंग यहाँ से भी कर सकते हैं स्ट्रेट वे। और ये बटन को क्लिक करें तो ये इस साल 2022 में उन्होंने ये 2 और सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक है ऑडिएट, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपना ऑडियो से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, और ये स्नैगेट, ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक हल्की वर्जन है, लेकिन हम इनको अभी क्लोज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ जाते हैं जो ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। उसमें से कोई खोलना चाहें तो उसको क्लिक करके खोल लें। ये टेम्पलेट्स हैं जो पड़े हुए हैं, यहाँ से भी टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लर्न पे आ जाएं तो इनके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बनी हुई हैं जो इनकी वेबसाइट पे पड़ी होती हैं। ये आपको वहाँ ले जाता है, वहाँ आप बाय टॉपिक वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन वो सारी इंग्लिश में होती हैं। ये इनके वेबिनार्स हैं, यानी कि ऑनलाइन सेमिनार्स भी ये करते रहते हैं। पुराने वेबिनार्स यूट्यूब पे पड़े होते हैं। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा लें, कर लें यूट्यूब पे, ताकि इनकी वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और वेबिनार को आप जो फ्यूचर में आ रहा हो उसमें अपने ईमेल से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली घंटा सवा घंटा का एक वेबिनार होता है, और लाइव वेबिनार का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये 5 डे चैलेंज है। ये आप अगर ईमेल इनको अपनी दे दें तो उसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंटली टिप्स वगैरह भेजते रहते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं। ये इनकी ऑनलाइन हेल्प है, ये भी उनकी वेबसाइट पे चली जाती है। ये कम्युनिटी सपोर्ट है, इनकी कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें जाएं तो मुख्तलिफ लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं आप भी वहाँ अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और कोई लोग आपको जवाब दे देते हैं। ये टेक्निकल सपोर्ट है। ये अगर आप पेड वर्जन हो और इनके मेंबर बने हों फिर ये आपको डायरेक्ट ईमेल का भी रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट पोस्टर है। आप इसको क्लिक करें तो ये उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो कीज़ और उनके आगे उनका शॉर्टकट लिखा होता है। ये बड़ा हेल्पफुल होता है। इसको आप प्रिंट कर लें, मैंने भी करके रखा हुआ है, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अभी हम वापस चलते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके जो उसका मेन इंटरफेस है वो खोल लेते हैं।
ये जनाब इसका मेन इंटरफेस आ गया है। जो ही आप इसको खोलें तो जो काम आपने सबसे पहले करना है वो ये होता है कि प्रोजेक्ट को सेव एज़ कर लेना है। फ़ाइल, ये सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो इसको जो भी आपने नाम देना वो दे लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर प्रोग्राम क्रैश भी कर जाता है, क्योंकि जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं ये हैवी ऑन रिसोर्सेज होते हैं, और मैं एक आम लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कंप्यूटर फ्रीज़ कर जाता है, तो आपका पिछला काम थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है। अगरचे इसकी सेटिंग्स में जाके ऑप्शन होती है कि हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड ऑटो सेव, वो जनरली 5 मिनट्स पे आपने रखा होता है। अच्छा, इसकी अब जनाब इंटरफेस के 4 मेजर रीजन्स हैं। सबसे पहले ये वाला रीजन है, इसको कहते हैं मीडिया बिन। ये मेन्यू बार है लेफ़्ट पे, और टॉप पे मीडिया है, और ये मीडिया बिन है। इसके अंदर आपकी साउंड रिकॉर्डिंग आ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, पिक्चर्स आप ला सकते हैं। गर्ज़ ये कि जो भी चीज़ आपने इसके अंदर ला के काम करना है, पहले आपको उसको मीडिया बिन में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो या इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करें तो वो फ़ाइल अगर ऑलरेडी किसी और कैमरे में पड़ी है, किसी ड्राइव पे पड़ी है, वहाँ से आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसके अलावा ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर लाइब्रेरी एसेट्स काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारी ऑडियो साउंड होती हैं, कुछ टेक्स्ट बने होते हैं, कुछ एनिमेशंस बनी हुई हैं। उसके अलावा चैनल के यानी कि लिखा आता है ना कि लाइक माय यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब, उस तरह के बने बनाए एनिमेशन मौजूद होती हैं। कर्सर एनिमेशंस, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अक्सर आप माउस कर्सर दिखाते हैं तो वो तो बड़ा डल सा छोटा सा होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी एनिमेटेड कर्सर्स पड़े होते हैं। और ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, कर्सर पैक्स हैं, यानी बेशुमार एसेट्स जो हैं वो कोई थाउजेंड्स में हैं जो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पैक किए हुए हैं, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो एसेट या जो आइटम आपको पसंदीदा हो वो आप फेवरेट्स में ऐड कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ये 3-4 किए हुए हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बार बार आपको एसेट्स में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता। ये फिर एनोटेशंस हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, कोई निशान ऐड करना हो, ये बेशुमार तरह की इसमें वेरिएशन है, तो ये एनोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ट्रांजिशंस हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स में आप ट्रांजिशंस ऐड करते हैं, तो इसमें भी 2 यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं। जिस तरह पावर पॉइंट में आपने देखा कि ट्रांजिशंस होती हैं, एक साइड से दूसरी पे जाते हुए एक इफ़ेक्ट आता है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 क्लिप्स के बीच में आप ये ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। फिर ये बिहेवियर्स हैं कि कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, तो वो किस तरीके से आएगी, जब एंटर होगी स्क्रीन पे तो वो कैसे बिहेव करेगी, ड्यूरिंग दी डिस्प्ले कैसे करेगी, एग्ज़िट पे कैसे करेगी। फिर ये एनिमेशंस हैं, और उसके अलावा मोर में जाएं तो वॉइस नरेशन आप कर सकते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स, ऑडियो इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी सारे बड़े इंटरेस्टिंग। ये जब हम इन चीज़ों की तरफ आएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ये इंटरेक्टिविटी है, आप क्विज़ ऐड कर सकते हैं वीडियो के अंदर, और ये कैप्शंस का है कि आप कैप्शंस टाइप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मीडिया बिन, जो भी इधर से मीडिया इधर लाएंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब आते हैं ये सेंटर वाली स्क्रीन के ऊपर, इसको आप कहते हैं कैनवस। फ़ोटोशॉप जिसने यूज़ किया उसको पता होगा, इस एरिया को कैनवस कहते हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो काम तो यहाँ पे आप टाइमलाइन पे कर रहे होते हैं नीचे, लेकिन वो डिस्प्ले यहाँ कैनवस पे होती है। कैनवस के अंदर जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसकी सेटिंग्स आपने एक दफ़ा सेट कर लेनी है ताकि सारा काम उसके मुताबिक हो। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या होता है कि ये ऊपर तो कैनवस की डायमेंशंस हैं, ये फुल एचडी है, टॉप पे 1080p इंटू 1080p यानी कि 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, तो नॉर्मली यही सिलेक्ट की होती है। लेकिन अगर आपकी वीडियो जो आउटपुट बनानी है उसकी डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट कुछ और है, मिसाल के तौर पे आपने इंस्टाग्राम पे डालनी है छोटी सी वीडियो, तो उसकी डायमेंशन स्क्वायर टाइप होती है, तो वो फिर यहाँ आप कस्टम में जाके उसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो स्टैंडर्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आईफोन के लिए उन्होंने ये रखी हुई है, आईफोन एक्स के लिए ये है, आईपॉड के लिए ये है, ठीक है। तो जो मोटी मोटी है वो उन्होंने सारी लिस्ट है, बाकी आपको अगर उससे अलहदा चाहिए तो आपको नॉर्मली फिर कस्टम में जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको 1080p इंटू 1920 यानी कि फुल एचडी रखा हुआ है। नीचे उसकी ये कलर है, ये जो इसका कलर आपको नज़र आ रहा है कैनवस का डार्क ब्लैक है, इसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मसलन इसको ये कर लेता हूँ। फ्रेम रेट की ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं,
30 इज़ रीज़नेबली गुड, आप 30 पे ही रखें, क्योंकि अगर फ्रेम रेट ज़्यादा होगा तो हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा और फिर फ्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फॉर ऑल पर्पसेस आपकी वीडियो जो है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड इज़ ओके, इसको आपने अप्लाई कर देना है। तो आपने बेसिकली 2 काम पहले किए हैं, एक तो कैनवस का सेटिंग सेट कर ली और प्रोजेक्ट को सेव कर लिए। अच्छा, अब हम ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल, इधर जो भी चीज़ कैनवस पे आएगी जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। इसकी समझ आपको आएगी जब हम एक्चुअली कोई मीडिया इंपोर्ट करके यहाँ पे लाएंगे। अभी हम नीचे आ जाते हैं। ये कैनवस के साइज़ को आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और कैनवस को यहाँ से डिटैच भी कर सकते हैं। ये बाहर आ जाता है और फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोबारा यहाँ जाएं और अटैच कैनवस कर दें तो ये अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ टूल्स हैं, इनकी समझ भी तब आएगी जब हम एक्चुअली यहाँ पे कोई मीडिया लेकर आएंगे। नीचे है जनाब ये आपकी टाइमलाइन, इसके ऊपर एक्चुअली आप एडिटिंग करते हैं, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप जो भी होता है, किस सीक्वेंस में आएगा, नीचे कौन सी चीज़ है, ऊपर कौन सी चीज़ है, वो सारी इस टाइमलाइन पे आके हम उसको एडिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए अब हम पहले रिकॉर्ड करते हैं और कोई क्लिप लेकर आते हैं। ये मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, ये उसकी रिकॉर्डिंग टूल बार आ गई। इसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है स्क्रीन का साइज़। अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करनी तो इसको ऑफ़ कर दें, करनी है तो ये ऑन कर दें, और इसकी फुल स्क्रीन चाहे तो कर लें, कोई रीजन भी उसका सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन का, कि आधी स्क्रीन करनी है आपने, ठीक है जी। और वाइड स्क्रीन है तो 1080p इंटू यानी फुल HD जिसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम 1080p कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने कैनवस का साइज़ भी 1080p रखा हुआ है। अच्छा, ये 1080p पे नहीं जा रहा प्रॉपरली क्योंकि मेरी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है मॉनिटर की, लैपटॉप के मॉनिटर की, वो 1080p को सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि वो मेरी फुल स्क्रीन को, ये देखें स्क्रीन 1। अब इसने मेरी पूरी स्क्रीन जो है, ये ग्रीन डॉटेड लाइन आपको नज़र आ गई होगी, इसने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ये है आपका वेब कैम, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और जॉन से वाला वेब कैम लगा हुआ है। USB वीडियो डिवाइस कैमो एक वेब कैम का एप्लीकेशन का नाम है, अगर वो लगी हो, OSB वर्चुअल कैमरा, तो ये मुख्तलिफ़ कैमरे जो भी इस पे मैंने पहले लगाए हुए हैं वो उनका नाम आ रहा है। अभी उनमें से कोई नहीं लगा हुआ, फ़िलहाल मैं USB वीडियो डिवाइस करूँगा तो इसका जो अपना वेब कैम है, ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट ऑन हो गई है और मेरी ये पिक्चर आनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, माइक्रोफोन कौन सा यूज़ करना है, ये कह रहा है कि इंटरनल माइक्रोफोन इस मेरे लैपटॉप का यूज़ करना है, या स्टीरियो मिक्स ये वाला करना है, या कैमो का करना है। अगर कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता तो वो भी यहाँ पे नज़र आ जाना था। और जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो मेक श्योर करना है कि वो चल रहा है, तो ये ग्रीन कलर की प्रोग्रेस बार आपको नज़र आ रही है। तो इस वक्त मेरा कैमरा भी शुरू हो गया है और इंटरनल माइक्रोफोन भी शुरू हो गया है। ये सिस्टम ऑडियो की ऑप्शन है, यानी विंडोज़ के अंदर से अगर कोई आवाज़ जनरेट होती है तो वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वीडियो चलाता हूँ फ्रॉम विद इन दिस सिस्टम, और उसकी आवाज़ मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग में आए, तो फिर ये ऑन होना चाहिए। उसके अलावा जितने माउस क्लिक्स और इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी भी इंटरनल ऑडियो से यहाँ पे आ सकती हैं। इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको ऑफ़ रखते हैं। अब हम इस रिकॉर्डिंग का बटन दबाएँगे तो रिकॉर्डिंग फिर शुरू हो जाएगी। ये काउंटडाउन चल रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, और ये मेरा टेक्सस्मिथ का ही इंटरफेस है। इसको मैं दोबारा खोलता हूँ और इसके ऊपर हम कुछ बातें करते हैं कि क्या हो रहा है। ये जनाब उतनी देर हम मेन्यू डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी वीडियो बन जाए, जिसको ला के फिर हमने प्ले करना है। ये न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन प्रोजेक्ट, रीसेंट प्रोजेक्ट्स, होम, सेव एज, सेम प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी मतलब चीज़ें मेन्यू में जिस तरह स्टैंडर्ड होती है वो यहाँ पे हैं। और फिर एडिट में जब एक्चुअली कोई क्लिप यहाँ पे आ जाए उसको चूज़ करें तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। ये मॉडिफाई की हैं और व्यू की हैं, टूल्स,
व्यू टूल्स, टाइमलाइन, कैनवस, ये एक्सपोर्ट की हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर वीडियो जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना आपको बताएंगे और उसके अंदर फिर ये आगे हेल्प आ जाती है। तो आई थिंक ये काफ़ी वीडियो बन गई है। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं ताकि इसको यहाँ पे लेकर आ जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो बार है, रिकॉर्डिंग बार, ये रिकॉर्ड नहीं होती। इसको आप जहाँ मर्जी स्क्रीन पे रख दें, इट डजेंट मैटर। और इसको आप इसकी सेटिंग में जाके हाइड भी कर सकते हैं। फिर आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए, F10 से आप इसको स्टॉप करते हैं। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग 1 मिनट और 26 सेकंड की हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि ये ख़ुद ब खुद क्लिप को यहाँ पे ले आएगा। ये सेव कर रहा है कि कहाँ इसको करना है। तो जो रिकॉर्डिंग आपने की है इसी इंटरफेस के थ्रू, उसको देखिए ये ख़ुद ब खुद टाइमलाइन पे ले आता है। ये मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग है और ये नीचे उसका स्क्रीन कैप्चर है। ये दोनों यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे भी उसने डिस्प्ले कर दिया है। ये इसको खींच के मैं स्क्रीन कैप्चर को फुल कर देता हूँ और ये मेरी कैमरा की रिकॉर्डिंग उसने यहाँ पे रख दी है। मैं चाहूँ तो इसको भी बड़ा कर सकता हूँ। ये कैमरा की रिकॉर्डिंग ऊपर इसलिए नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये जो ट्रैक हैं, नीचे वाला जो ट्रैक होता है 1 जो सबसे नीचे है, वो यहाँ पे भी पीछे होता है। जो टॉप पे चीज़ होगी वो ऊपर नज़र आएगी और उसके थ्रू दूसरी चीज़ ज़ाहिर है नज़र नहीं आ सकती। इसको मैं अगर खींच के ऐसे कर दूँगा तो अब नीचे वाला ट्रैक छुप गया है, अगरचे ट्रैक वहाँ पे मौजूद है। तो अभी मैं इसको यूँ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए दोनों पे क्या हो रहा है। अब इसको हम प्ले करते हैं। काउंटडाउन चल रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये मेरा टेक्स्टस्मिथ का ही इंटरफेस है। इसको मैं दोबारा खोलता हूँ और इसके ऊपर हम कुछ बातें करते हैं कि क्या हो रहा है। ये जनाब उतनी देर हम मेन्यू डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी वीडियो बन जाए, जिसको ला के फिर हमने प्ले करना है। ये न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन प्रोजेक्ट, रीसेंट प्रोजेक्ट्स, होम, सेव एज, सेव प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी मतलब चीज़ें मेन्यू में जिस तरह स्टैंडर्ड होती है वो यहाँ पे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता हूँ। इस टाइमलाइन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ये साउंड ट्रैक की ये निशानी होती है कि ये बीच में साउंड की जो ग्राफ होता है ये नज़र आ रहा होता है। आप यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा प्रिसाइजली देखा जाए। अब यहाँ पे ये डल पीरियड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डल पीरियड है, क्वाइट पीरियड है। इसको प्ले करूँ मैं तो ये खाली है और मेरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। मैं इसको एडिट कैसे करूँगा, इसको यहाँ पे रख के और ये कर्सर हेड को आगे ले जाइए। ब्लू से जितना सेलेक्ट हो गया इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये कट जाएगा और इसको उसने स्टिच कर दिया है। ये एक तरीका है इसको काट कर स्टिच करने का। ये सारे शॉर्टकट्स बाद में असल में हम एक एक करके सीखेंगे। फ़िलहाल आपको मोटा मोटा उसका तारुफ देना है। अभी कंट्रोल होम में दबाऊंगा तो वापस ये स्टार्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट कर दें, ये स्प्लिट का निशान है, ये स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे रखें और फिर इनको सेलेक्ट करें दोनों को और फिर स्प्लिट कर दें। अब ये बीच वाला पोर्शन है ये ज़ाया आप कर दें। इसको आप दोनों को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं तो एक ये तरीका भी होता है डिलीट करने का। अब इनको घसीट के आपने साथ लाना है, इनको दोनों को सिलेक्ट करें और ऐसे इनको ला के साथ कर सकते हैं। तो ये आपका टाइमलाइन के ऊपर इस तरह की आप एडिटिंग करते हैं। अभी ये ट्रैक्स का नाम बदल सकते हैं आप। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये है स्क्रीन रिकॉर्डर और इसका नाम मैं कर देता हूँ वेबकैम। दिस इज़ पॉसिबल जी। तो अभी मैं आपको लाइब्रेरी का कोई एसेट यूज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक एनोटेशन लेकर आता। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया एक बॉक्स और ये चूँकि सेकंड वाली वीडियो जो है मेरी वेबकैम की उसके भी ऊपर आ रहा है तो आप मुलाहिज़ा करें कि ये ट्रैक में ये सबसे ऊपर वाले ट्रैक पे आ गया है और इसलिए नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो फिर ये नज़र नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करूँगा। ये मैंने डबल क्लिक किया
और वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। मैं इधर लिखता हूँ सिकंदर मीर टेक ट्रेनर, ठीक है जी। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ राइट पे आ गई हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में, यानी कोई भी एसेट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, इसका ये फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ, सैन प्रो इस वक्त है, कलर उसका वाइट है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। येलो किया तो ये इस वक्त येलो हो गया नाम मेरा, ठीक है जी। और ये इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। इसकी जो अलाइनमेंट है दोनों की मैं लेफ़्ट पे कर सकता हूँ, ये किया तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ़्ट पे चली गई। उसकी वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये देखें मैं कम से ज़्यादा कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान ये बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वीडियोस की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये अगरचे एक फिक्स्ड आइटम है, लेकिन ये जितनी देर तक मैं टाइम लाइन पर एक्सटेंड करूँगा इट विल बिकम पार्ट ऑफ द वीडियो। तो ये वीडियो की प्रॉपर्टीज़ हैं। स्केल छोटा बड़ा उसको कर सकता हूँ। उसकी ओपेसिटी कितनी है, यानी कि उसके अंदर सी थ्रू की कितनी गुंजाइश है, इसको मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो नीचे जो आइटम्स स्क्रीन के ऊपर लेयर नंबर 2 पे वो भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ के ये करूँगा तो ये टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, देखें। इस तरह एक्स एक्सिस के दौरान, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दौरान उसकी पोजीशन अब माइनस मैंने मैनुअली की है तो ये माइनस में आ गया है। शुरू में ये बिल्कुल कॉर्नर में थी। मैं कीबोर्ड के एरो की से भी इसको लेफ़्ट राइट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बज़ाहिर ये किस तरह आएगा आप देखें, ये ठक करके विजिबल हो जाएगा। ये मैं थोड़ी देर के बाद चाहता हूँ कि आए, वीडियो के बाद मेरा तारुफ आ जाए। काउंटडाउन चल रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये मेरा टेक्स्टस्मिथ का ही इंटरफेस है। इसको मैं दोबारा खोलता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन आ रहा है। इसके ऊपर मैं कोई इफ़ेक्ट भी डाल सकता हूँ, यानी कि बिहेवियर डाल सकता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है किस तरह आना है। ये एक्सप्लोड है, ड्रिफ्टिंग है, फेड इन, फ्लाई इन में कर देता हूँ। ये मैं इसके ऊपर यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ पे भी इसके ऊपर ड्रॉप कर सकता हूँ। वो देखें उसकी बाउंड्री येलो हो गई है। ये हम नीचे चले जाते हैं और अब इस बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे आ गई हैं। जब वो इन होगा तो फ्लाई इन करेगा, लीनियर होगा, ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसे वो एंट्री मारेगा। और ये ड्रिफ्टिंग, फेड इन, फ्लाई इन, ग्रो, हिंज, ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक एक करके इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ये किस स्पीड से आएगा, मैक्सिमम में हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। फिर ये ड्यूरिंग है कि जब तक ये रन कर रहा होगा स्क्रीन के ऊपर तो उस वक्त इसने क्या हरकत करनी है। वो चाहे तो आप इसको वॉबल करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नन होना चाहिए बिकॉज ये टेक्स्ट है। ड्यूरिंग दी डिस्प्ले उसको क्वाइट ही रहना चाहिए। ये फेड इन, जंप करेगा, जो भी आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। तो बता आउट पे आपको फ्लाई आउट करवा दें और लीनियर करवा दें और स्पीड भी थोड़ी सी कम कर दें। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज की हैं तो यहाँ से हम चला के देखते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये मेरा टेक्स्टस्मिथ का ही इंटरफेस है। इसको मैं दोबारा खोलता हूँ। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स और एसेट्स यूज़ कर सकते हैं और ट्रैक के ऊपर जो टाइम लाइन है किस तरीके से आप चीज़ें ऐड करते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है। और ये जो 3-4 एरियाज़ का मैंने आपको तारुफ दे दिया है, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ लग गई होगी। अब अगली वीडियोस में हम एक एक एरिया को लेके उसकी ज़्यादा तफसील जानेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियोस बना सकें और एडिट कर सकें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज मैं आपको कैमटेज़िया 2022 के मीडिया बिन के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर किस किस तरह का मीडिया इंपोर्ट किया जा सकता है और उसके अंदर मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ।
व्यूअर्स, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये हमारा मीडिया बिन है। इसके अंदर 4 तरह का मीडिया हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये राइट पे एक पिक्चर है, यानी आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं, जेपीजी, पीएनजी, कोई भी फॉर्मेट हो। फिर ऑडियो क्लिप्स हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक और ऑडियो क्लिप्स आप ला सकते हैं। फिर वीडियो क्लिप्स ला सकते हैं और काफ़ी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये। और ये सबसे लेफ़्ट वाला आइकॉन जो है, ये यहाँ के लाइब्रेरी के अंदर जो ऑलरेडी बंडल्ड एसेट्स हैं उनमें से किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, आइए यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक उसमें से MP3 है जो कि म्यूज़िक है, एक JPG है और एक MP4 है। इनको मैं ओपन किया तो ये तीनों मीडिया यहाँ पे मुझे नज़र आ गए हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, ये प्लस वाला आइकन दबा के भी आप मीडिया यहाँ पे ला सकते हैं। इसको क्लिक किया तो इंपोर्ट मीडिया, विच मीन्स के लोकल कंप्यूटर से। दूसरा है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल ड्राइव का अकाउंट इसके साथ नहीं कर दें तो आप वहाँ से मीडिया इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो फाइनली रेंडर करने के बाद, तो वो भी डायरेक्टली अपने उसी गूगल ड्राइव पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो हमने चूँकि कंप्यूटर से करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये एक तस्वीर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये PNG तस्वीर है, ये देखें ये भी आ गई है। तीसरा तरीका, यहाँ इसके बीच में कहीं भी मीडिया बिन के क्लिक करें तो इंपोर्ट मीडिया की ऑप्शन आ जाती है, और नीचे ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल ड्राइव, डिलीट अनयूज्ड मीडिया, सेलेक्ट अनयूज्ड मीडिया, और सबसे नीचे है सॉर्ट बाय नेम, टाइप, ड्यूरेशन। ये स्टैंडर्ड जिस तरह फाइल मैनेजमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं कि डिलीट अनयूज्ड मीडिया या सेलेक्ट अनयूज्ड मीडिया, वो इसलिए है कि जब आप प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो उस अरसे में आपने 25, 30, 50 टाइप के मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट किए होते हैं। उनमें से कुछ आप यूज़ करते हैं, कुछ आप नहीं करते, तो ये मीडिया बिन बड़ा क्लटर हो जाता है। लिहाजा इस ऑप्शन की मदद से आप अनयूज मीडिया एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और हम एक चीज़ और यहाँ पे ले आते हैं। तो ये तो इंपोर्ट करने के सारे तरीके हो गए। अभी इनको यहाँ पे व्यू कैसे करना है, ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं फाइल मैनेजर की तरह। यहाँ पे क्लिक करें, ये लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स की फॉर्म में है, ऐसे आपको नज़र आएंगे। फिर है मीडियम आइकॉन्स, तो मुनासिब साइज़ में नज़र आएंगे। और तीसरा है उससे भी छोटे आइकॉन्स, और फिर उससे भी छोटे आइकॉन्स, और फाइनली सिंपल डिटेल्ड लिस्ट आ जाएगी। ये इतनी ऑप्शंस इसलिए हैं कि जब काफ़ी सारे आइटम आपके बिन में आ जाते हैं तो यहाँ आपने देखा जगह बड़ी थोड़ी है तो सारे फिर नज़र नहीं आते। तो आप डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ आइटम्स ओवर हेयर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक हम मीडियम आइकॉन्स पे भी गुजारा कर सकते हैं, हमारे थोड़े से आइटम हैं। अच्छा, अभी मैं आपको इनमें से कुछ आइटम्स को यहाँ नीचे अपने टाइम लाइन पर ला के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इसके साथ लेफ़्ट साइड पे अटैच कर देना है। ये आपका टाइमलाइन है जिसके ऊपर आप मीडिया को अरेंज करते हैं और एडिट करते हैं, और वो फिर यहाँ पे आपको नज़र आता है अपने कैनवस के ऊपर। और ये जो ट्रैक नाम होते हैं इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। पहला ट्रैक जो है इसको मैं कर देता हूँ वीडियो, ताकि मुझे आसानी रहे बाद में। अब इसके ऊपर मैं एक ऑडियो फाइल लेकर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है इसके अंदर ही ऑडियो भी मौजूद है। आप देखें, आपको जो आवाज़ के लिए साइन वेव बनी होती है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसकी एक ऑप्शन होती है, आप ऑडियो को सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो। तो ये उसकी जो ऑडियो है वो सेपरेट हो गई है। तो किसी वजह से आप इस ऑडियो को डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट कर सकते हैं, या ऑडियो को सेपरेटली ऑडिट करना चाहते हो तो इस तरह सहूलत हो जाती है। अच्छा, इसका नाम हम बदल देते हैं
DIO। और ये जो है ये बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक की फ़ाइल है, इसका मैं नाम बदल देता हूँ म्यूज़िक। अच्छा जी, अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये जब मैं प्ले हेड दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक मनी फ्रॉड्स इसको मैंने स्टॉप किया। ये सबसे नीचे वाला जो ट्रैक है ये वीडियो उसकी नज़र आ रही है, और उसके साथ जो इसकी दूसरे नंबर ट्रैक पे म्यूज़िक है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये हैंडल से ड्रैग करके आप इस मीडिया बिन के अंदर इसको कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसका फॉर्मेट पोर्ट्रेट शक्ल में है, इसलिए ये पूरे कैनवस को फिल नहीं कर रहा। आप करना चाहें तो यूँ ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ पोर्शंस इसके कैनवस से बाहर चले जाएंगे और फाइनल वीडियो में नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा हम इसको वापस इसी फॉर्मेट में ले आते हैं। अच्छा, अभी सुनते हैं। जो आजकल हो रहे हैं वो दो तरह से हो रहे हैं। आप गौर करें कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नज़र आपको आवाज़ आ रही है। फ्रॉड किया जाता है। अभी मैं जिस ट्रैक को स्टॉप करूंगा, ये देखें यहाँ पे एक आई का निशान बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो डिसेबल ट्रैक हो जाता है। ये मैंने डिसेबल कर दिया। अब म्यूज़िक डिसेबल हो जाएगा, बाकी दो ट्रैक जो है वो यहाँ पे चलेंगे और नज़र आएंगे। और अगर इसी हालत में मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो उसमें भी जो ट्रैक आपने हाइड किया हुआ है वो उसमें एक्सपोर्ट नहीं होगा। अभी हम प्ले करते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट या शॉप, अभी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चल रहा। अच्छा, अब मैं ये जो ऑडियो ट्रैक है इसको हाइड कर देता हूँ और म्यूज़िक ट्रैक को विजिबल कर देता हूँ। अब प्ले करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मीडिया आपका मीडिया बिन में है उसको आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैक्स होते हैं ये वन अबव दी अदर होते हैं, और कोई भी चीज़ आप जब ऐड करते हैं वो या तो इस ट्रैक के राइट पे जो जगह खाली है वहाँ पे आएगी कोई और मीडिया, मसलन एक पिक्चर में लाना चाहता हूँ, या अगर इसी के ऊपर चलनी है तो फिर वो इस ट्रैक के ऊपर वाले ट्रैक में जगह ऑक्यूपाई करेगी। मिसाल के तौर पे मैं ये पिक्चर लेकर आना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ये बल्कि ये लड़का जो डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, मैं इसको लाना चाहता हूँ कि ये जो तस्वीर है इसके ऊपर साइड पे ये नज़र आए। ये देखें, ये अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ गई है, और किसी भी मीडिया को आप ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो फाइनल शेप में फाइनल वीडियो में उसी साइज़ पे आएगा। अच्छा, अब ये वाली जो पिक्चर है ये आप गौर करें कि इससे ऊपर वाले ट्रैक में आई है यहाँ पे, और ये कितनी देर के लिए मैंने दिखानी है। यहाँ पे ये सेकंड्स में टाइमलाइन बढ़ रही है। सबसे लेफ़्ट पे आवर होता है, फिर कोलन के बाद मिनट्स होते हैं, फिर कोलन के बाद सेकंड्स होते हैं, और कोलन के बाद फिर फर्दर सेमी कोलन के बाद नंबर ऑफ़ फ्रेम्स होते हैं। और ये चूँकि हमारा फ्रेम रेट 30 सिलेक्टेड है तो 30 तक ये काउंटडाउन चलता है। तो ये आगे देखें, ये 1 मिनट हो गया है, ये 2 मिनट हो गए हैं, और ये जो हेड है या कर्सर है इसको मैं जहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसका भी टाइम ऊपर आ रहा है। गौर करें, 0 मिनट और 43 सेकंड्स और 27 फ्रेम्स तक इस वक्त ये हेड बढ़ चुका है। इसी तरह आप जितना इसको आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। अच्छा, ये टाइमलाइन के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, तो वही मीडिया जूम इन हो जाता है, तो आप बेहतर तौर पे एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये कितने सेकंड के लिए नज़र आनी चाहिए ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 10 सेकंड ये हो गए, 10, 20, 30, 50 सेकंड तक। अगर मैं 10 सेकंड तक सिर्फ लाना चाहूँ तो तकरीबन ये 10 सेकंड है। उसके बाद ये पिक्चर देखेंगे गायब हो जाएगी। ये पिक्चर गायब हो गई। अब मैं आपको एक एसेट यहाँ पे ला के दिखाता हूँ, उसको कैसे यूज़ करते हैं और इधर टाइमलाइन पे उसको कैसे लाते हैं। मैं एनोटेशंस में जाता हूँ, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द एसेट, और यहाँ से एक ये जो है कॉल आउट वो यहाँ ला के रख देता हूँ। इसके अंदर डबल क्लिक करके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बीवेयर, ये मैंने लिख दिया। तो ये जितने भी एसेट्स यहाँ पे आते हैं उनको जब सिलेक्ट करें तो ये राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल उसका एक्टिवेट हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी पैनल को क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा और दोबारा करेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो चीज़ सिलेक्टेड है उसके बारे में ये 3 उसके मतलब टैब्स हैं प्रॉपर्टीज़ के। सबसे पहले उसकी वीडियो प्रॉपर्टी है कि इसका स्केल क्या होगा, मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर इसकी ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी मींस कि इसके अंदर से सी थ्रू किया जा सकता है, यानी मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो आपको नीचे से असल वीडियो जो है वो भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप ये मैनेज कर सकते हैं। फिर इसको रोटेट किया जा सकता है, Z एक्सेस, Y एक्सेस, X एक्सेस। मैं इस हैंडल को पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ,
इसको ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ और ऐसे भी घुमा सकता हूँ। इन सब को वापस रीसेट करना हो तो ये जो एरोज़ हैं इनको आप दबा दें तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। उसके अलावा इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट का कलर है। इसमें कुछ रेडीमेड थीम्स हैं, आप वो बेसिक ब्लू कर ले तो चीज़ें सारी ब्लू हो जाएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर वाइट है। इधर से मैं कुछ और करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और ये कलर पिकर भी है। आपके पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर कोई कलर है उससे मैचिंग करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो ATM मशीन का कलर है मैं ये पिक करता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये इसका कलर वो हो जाएगा। जो ही मैं इसको, ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। अभी इसको मैं अनडू करना चाहता हूँ तो Ctrl+Z एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+Z। तो जो भी आपने एक्शन किया हो, चाहे एडिटिंग के हवाले से या यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज़ पैनल में, वो अनडू हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे फर्दर राइट पे ये कॉल आउट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसकी थीम बेसिक ब्लू है और ये बेसिक ब्लू है। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका एसेट जो आप यहाँ से घसीट कर लाए थे। सिमिलरली आप काफ़ी सारे बिहेवियर्स हैं। ये बिहेवियर वाला टैब क्लिक करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे विजिबल होगा वो कैसे बिहेव करेगा एंट्री पे, ड्यूरिंग द डिस्प्ले और एग्ज़िट के ऊपर। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे फेड वाला जो है ये अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं एसेट को घसीट के चाहे तो यहाँ ले आऊँ उस आइटम के ऊपर या यहाँ अपने कैनवस पे ले आऊँ। तो अब आप गौर करें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक टैब यहाँ पे ऐड हो गया। ये 3 डॉट्स जो हैं ये शो करते हैं बिहेवियर वाला टैब। बिहेवियर में क्या है, इन, ड्यूरिंग और आउट। इन का मतलब है जब वो एंटर होगा तो कैसे आएगा, फेड इन होगा। इसमें काफ़ी सारे स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लाई इन, ग्रो, हिंज, इम्प्लोड, नन, रिवील, शिफ्टिंग, स्लाइडिंग। ये आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको फेड इन रखता हूँ। और किस तरीके से आएगा, लीनियर, बाउंस, ईज़ बोथ, ईज़ इन, ईज़ आउट, लीनियर, स्मूथ, स्प्रिंग। ये काफ़ी फ़नी किस्म की हरकतें करता हुआ ये जो टेक्स्ट है ये एंटर हो सकता है। हम इसको लीनियर रखते हैं और इसकी स्पीड किस स्पीड से आएगा ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दी डिस्प्ले, जब ये 10 सेकंड के लिए टेक्स्ट डिस्प्ले रहेगा तो नॉर्मली टेक्स्ट को कुछ छलांगे छलांगे नहीं मारनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे नन है। लेकिन आप चाहें तो इन एक्शंस में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आउट पे है कि वापसी पे कैसा, जब वो एग्ज़िट करेगा तो फेड आउट ही है, मुनासिब रहता है। बट इधर भी वही सारी ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं और ये उसकी फेड आउट की स्पीड भी है। अब ये अप्लाई हो चुकी हैं। अभी हम इसको पीछे से करके डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। ये मैंने हेड को पकड़ के पीछे कर दिया और यहाँ से मैंने प्ले कर दिया। ये वो गायब हो गया। अच्छा, वापस हम मीडिया को क्लिक करें तो आपका मीडिया आ जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी मीडिया जो आप इंपोर्ट करके यहाँ पे लाए हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो उसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड, जहाँ भी प्ले हेड उस वक्त मौजूद है ये वहाँ पे उसको प्लेस कर देगा। रिप्लेस सेलेक्टेड मीडिया ऑन टाइमलाइन, अगर आप कोई मीडिया पहले से सिलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, रिप्लेस सेलेक्टेड मीडिया ऑन टाइमलाइन, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। और रिपल रिप्लेस का मतलब है कि उसको वहाँ से गायब कर देगा और इसको वहाँ पे उसी जगह हेड की जगह पे ऐड कर देगा। रिप्लेस फ्रॉम द स्टार्ट, तो जहाँ से वो मीडिया स्टार्ट हो रहा है वहीं से इसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस फ्रॉम द एंड, तो उसके एंड पे जाके यहाँ पे इसको प्लेस कर देगा और पहले वाला मीडिया हटा देगा। रिप्लेस विद क्लिप स्पीड, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लिप स्पीड इसकी कुछ और है और आगे वाले जो पहले से वहाँ पड़ा है उसकी कुछ और है, तो ये अपनी स्पीड के साथ नहीं जाएगा बल्कि जो डेस्टिनेशन में ऑलरेडी मीडिया पड़ा है उसकी स्पीड के साथ रिप्लेस करेगा। फिर ऑप्शन है ऐड टू लाइब्रेरी, यानी जो आपकी लाइब्रेरी है लेफ़्ट साइड पे जिसमें एसेट्स हर वक्त मौजूद होते हैं, आप उनमें इसको ऐड कर सकते हैं और लाइब्रेरी के अंदर एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो ये यहीं पे स्क्रीन के ऊपर ये मीडिया चलना शुरू हो जाएगा और इसका व्यू करने का तरीका डबल क्लिक करके भी आप उसको कर सकते हैं। अपडेट मीडिया,
ये मीडिया अगर डाउनलोड किया हुआ है आपने कैमटेजिया के एसेट्स वाली वेबसाइट से, तो ये उसको अपडेट कर देगा अगर वो वहाँ पे चेंज हो चुका है। डिलीट का मतलब डिलीट हो गया। डिलीट अनयूज़ मीडिया, वो मीडिया जो यूज़ नहीं हुआ वो डिलीट हो जाएगा। ओपन फाइल लोकेशन, आपके हार्ड डिस्क पे कहाँ पे ये आप कहाँ से उठा के लाए हैं। सेलेक्ट ऑन टाइमलाइन, ये अगर 50 मीडिया यहाँ पे पड़े हैं तो इस पर्टिकुलर को आप क्लिक करें तो सिलेक्ट ऑन टाइमलाइन पे वो ठक करके टाइमलाइन पे वहाँ ले जाएगा। उसकी डिटेल्स यानी कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है और साइज़ वगैरह कितना है। सिलेक्ट अनयूज़ मीडिया और सॉर्ट बाय, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं आपको मीडिया बिन के अंदर से मिल जाती हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह के मीडिया आप इंपोर्ट करके अपने मीडिया बिन में ला सकते हैं, फिर उसके अंदर उनको कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरह उसको ड्रैग करके या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टाइमलाइन पे आप ले जाते हैं। और हमने प्रॉपर्टीज़ पैनल भी चंद एक मीडिया की हमने देखी कि वो किस तरीके से चेंज की जा सकती हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ डिटेल्स बताएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। जैसा कि आपको टाइटल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं। जी हाँ, वो है उसका टाइमलाइन। किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम जो सर्व करते हैं वो इसी हिस्से पे करते हैं। अगर आपने 15 मिनट की वीडियो आउटपुट तैयार की है तो हो सकता है उसको शूट करने में आपने आधा घंटा लगाया हो और उसको ट्रिम करके छोटा किया हो, लेकिन उसकी एडिटिंग करने में आपके 3 या 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट आपने ऐड किए हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, ये आपके सामने कैमटेजिया 2022 का इंटरफेस खुला हुआ है और इस पे टाइमलाइन आपकी स्टार्ट होती है इस थिन सी ब्लैक लाइन से। अगर आप मेरा माउस कर्सर फॉलो कर रहे हो, उससे नीचे नीचे का सारा एरिया जो है ये आपका टाइमलाइन कहलाता है। और इस एरिए को छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से ड्रैग करके आप उसको छोटा या उसको बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ माउस कर्सर रख के डिटैच टाइमलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपकी टाइमलाइन पे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आप उसको ज़्यादा एरिया कोई इकट्ठा देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टाइमलाइन को डिटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, आपकी टाइमलाइन बाकी के इंटरफेस से अलग हो गई है। अब आप इसको ड्रैग करके पूरी स्क्रीन के ऊपर भी फैला सकते हैं और आराम से एडिट कर सकते हैं। वापस हम इसको अटैच करते हैं, यहाँ पे माउस रखें, अटैच टाइमलाइन। तो लीजिए, टाइमलाइन आपकी वापस आ गई है। अभी हम इसी के ऊपर इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बताता चलूँ। ये जो स्लाइड बार है, इसको आगे पीछे करने से आपकी वीडियो आगे पीछे फॉरवर्ड या बैकवर्ड होती है। और नीचे जो हेड है टाइमलाइन पे, उस पर गौर करें, वहाँ पे टाइम पोजीशन इंडिकेट भी हो रही है। उसके अलावा ये जो एरो है राइट वाला, इससे नेक्स्ट मीडिया सेलेक्ट हो जाता है। आपकी पूरी टाइमलाइन पे मुख्तलिफ़ ट्रैक्स के ऊपर मुख्तलिफ़ मीडियाज़ पड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो सारे ट्रैक्स में से मिला के नेक्स्ट जो भी मीडिया है वहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा करूँगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे चला गया। इसको करूँगा तो बैक, प्रीवियस मीडिया,
प्रीवियस मीडिया और ये बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया। उसके अलावा ये जो एक एरो है ये शो करता है नेक्स्ट फ्रेम, यानी कि एक एक फ्रेम करके आपने आगे बढ़ना हो, प्रिसाइजली हेड को पोजीशन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते। जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप नीचे गौर करें, यहाँ पे जो टाइम है वो फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ रहा है। अभी 12 नज़र आ रहा है और अभी देखें 13 फ्रेम हो गया, ये 14 फ्रेम हो गया। इस तरह ये वापस करूँगा, 12 फ्रेम, 13 फ्रेम, 12, 11। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये आपका जूम करने का कंट्रोल है। इसको एक दफ़ा प्लस करूँ तो टाइम लाइन ओवरऑल पूरी की पूरी अलॉन्ग विद ऑल दी एसेट्स जूम इन हो जाती है। फिर करूँ मज़ीद जूम इन हो गई, फिर करूँ मज़ीद जूम इन हो गई। उसके अलावा यहाँ से आप ड्रैग करके ज़्यादा स्पीड से भी जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। और जब काफ़ी आप जूम इन करके काम कर चुके हों और आप सारे प्रोजेक्ट को सुकेड़ के विद इन टाइम लाइन आ जाते हैं तो ये जो सर्च करने का आइकॉन जो बना हुआ है इसको क्लिक करें तो सारा के सारा प्रोजेक्ट स्क्वीज़ करके आपकी टाइमलाइन के अंदर आपको एक ही नज़र में नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये कैमरा बना हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और जहाँ पे आपका हेड है वहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर जो भी जगह खाली होगी किसी भी ट्रैक पे, मैं इसको मसलन यहाँ रखता हूँ तो इस वक्त सारे ट्रैक खाली हैं तो सबसे नीचे वाला ट्रैक चूज़ किया जाएगा, उसके ऊपर उसकी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि है कुछ नहीं स्क्रीन पे, लिहाजा मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस चीज़ का थैंक्स फॉर वाचिंग का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट करने के अलावा यहाँ पे आपके मीडिया बिन में भी वो आइटम आ जाएगा। तो ये देखें मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो लिए जी जनाब, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये आ चुका है और नीचे ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये एक्शन मैं अनडू करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा तो ये एक्शन पूरे का पूरा अनडू हो जाएगा। अच्छा जी, कैमरा के आगे यहाँ पे ये स्प्लिट का निशान है। कर्सर जहाँ पे भी होगा, जिस ट्रैक पे भी होगा, उसको आप आइटम को सिलेक्ट करें। ये मैंने इस आइटम को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं स्प्लिट दबाया तो ये देखें ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। अब इसमें से ये आपको नज़र आ रहा होगा 2 प्लस के निशान आ गए हैं, यानी कि डिवाइड हो चुका है। इसको मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल Z से। आगे बढ़ते हैं, ये पेस्ट का निशान है। कोई भी आइटम आपने कॉपी करना हो, ये पहले लेफ़्ट वाला देखें ये कॉपी है, कंट्रोल C इसका शॉर्टकट है और ये कंट्रोल V जस्ट लाइक विंडोज़, ये कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये आइटम जो इस वक्त सेलेक्ट है वो हाईलाइट हुआ है येलो से। मैं कंट्रोल C करता हूँ, ये कॉपी हो गया और कंट्रोल V करता हूँ तो ये देखें उसने नेक्स्ट अवेलेबल ट्रैक जो लोएस्ट जगह खाली है वहाँ पे उसने उसको पेस्ट कर दिया है। तो इसको मैं अनडू करता हूँ कंट्रोल Z के साथ। कैंची का निशान जो है ये कट कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है वहाँ से किसी भी आइटम को। जिस तरह आप कट पेस्ट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उनमें फ़र्क, तो वैसे ही ये कॉपी था तो ये कट है। ये मीडिया सिलेक्टेड है, मैं इसको कट के निशान पे दबाऊंगा तो मीडिया यहाँ से गायब हो जाएगा। अब दोबारा जहाँ पे मैं हेड है यहाँ पे रख के उसको पेस्ट दबाऊंगा दोबारा तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखें मेरे हेड के साथ ये लोएस्ट ट्रैक पे पेस्ट हो गया है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये कोई भी एक्शन आपका रीडू करने के लिए है। मसलन अभी मैंने ये कट पेस्ट वाला आइटम जो है उसको अनडू कर दिया, तो इसको रीडू करना है तो दोबारा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें वो आइटम दोबारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और ये अनडू करने के लिए है, इसको मैं वापस करता हूँ तो ये एक्शन मेरा वापस हो गया है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये जो प्लस माइनस का वर्टिकल एक बार नज़र आ रहा है, इसको हम ऊपर या नीचे करके सारे जो ट्रैक्स हैं उनको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो उसके अलावा किसी इंडिविजुअल ट्रैक को आपने छोटा बड़ा करना हो तो वो यहाँ से ड्रैग करके उसको आप कर सकते हैं। इनको हम वापस उसी जगह पे मुनासिब साइज़ पे ले आते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये प्लस का निशान जो है ये ट्रैक ऐड करने के लिए। आप देखें इस वक्त 5 ट्रैक यहाँ पे मौजूद हैं। इसको क्लिक करूँगा तो एक ट्रैक और ऊपर ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं रख के इसको रिमूव ट्रैक करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा।
और उसके अलावा एक ऑप्शन है रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, यानी कि जितने भी ट्रैक्स खाली हैं जिनमें कोई मीडिया नहीं है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और मूव ट्रैक, सिलेक्टेड ट्रैक को आप डाउन या अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि है कोई नहीं ऊपर ट्रैक, इसलिए अप की ऑप्शन नहीं है। मैं इसको करके देखता हूँ। ये जो देखें मेरा जो कैमरे वाला ट्रैक है, राइट किया तो मूव ट्रैक डाउन, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। मेरा जो वीडियो स्क्रीन कैप्चर वाला ट्रैक था उसके नीचे चला गया है। इसको मैं अनडू करता हूँ, बल्कि इसको यहीं से हम अप ट्रैक करते हैं, मूव ट्रैक अप, तो वापस वो अपनी जगह पे आ गया है। अच्छा, उसके अलावा ये एक ऑप्शन है जो डाउन एरो है, ये कह रहा है शो और हाइड क्विज़ और मार्कर ट्रैक। इसको मैं यूँ करता हूँ, ये अब एनेबल हो गया है। तो ये आप देखें प्लस का निशान और साथ एक ब्लू लाइन आ रही है। इससे आप मार्कर ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी टाइम लाइन में, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी ट्रैक के ऊपर। मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये मार्कर नंबर 2 आ गया। इसको मैं यहाँ पे इसका नाम बदल सकता हूँ, स्टार्ट एडिट। तो जब आप कर रहे होते हैं अपनी एडिटिंग तो मुख्तलिफ आप समझेंगे स्टिकर लगा रहे हैं अपनी याद दहानी के लिए कि बाद में यहाँ से मैंने कट करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ऐड एलिमेंट, कोई भी चीज़ अपनी याद दहानी के लिए। तो जब मैं घूम फिर के वापस आऊँगा तो ये मार्कर मुझे नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ पे मैंने ये काम करना है। ये एक किस्म की याद दहानी होती है। उसके अलावा अगर आप अपने फाइनल वीडियो में यूट्यूब के ऊपर अपने चैप्टर्स ऐड करना चाहते हो कि इतने मिनट के बाद फ़लाँ टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इतने मिनट के बाद फ़लाँ टॉपिक, तो आप उस पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है टॉपिक 1, जो भी उसका नाम था, तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो YouTube के ऊपर वो ऑटोमेटिकली इस टाइम के अगेंस्ट वो टॉपिक नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। ये देखें YouTube पे एक वीडियो बनी हुई है और उसके नीचे जब आप आते हैं तो ये पॉइंट ऐड हुए हुए हैं ऑटोमेटिकली कि 00 पे इंट्रोडक्शन है, 257 पे फर्स्ट स्टेप्स इन वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मार्कर भी अगर आप यहाँ पे लगाते जाएंगे तो इस तरीके से आपको उसके चैप्टर्स वीडियो के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी इनको मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। तो ये मार्कर इस तरीके से ऐड करते हैं और ये इसको अप कर लें तो फिर वो नज़र आने बंद हो जाते हैं। आप यहाँ पे अब आप देखें वो ब्लू लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। अब हम नीचे ट्रैक्स पे आ जाते हैं। ट्रैक के ऊपर कहीं भी रख के आप अगर ये करें कि रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स, तो जितने भी ट्रैक जिनके ऊपर कोई मीडिया नहीं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी ट्रैक के ऊपर आप देखें ये 3 आइकॉन्स बने हुए हैं। एक तो ये है लॉक अनलॉक आइटम, तो इस वाले ट्रैक नंबर 4 पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ग्रे आउट हो गया है। अब ये वाला आइकॉन डिस्प्ले भी नहीं हो रहा और वो लॉक हो गया है। लॉक होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते, गलती से डिलीट भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये वाला जो ट्रैक है मेरा, इसके ऊपर ये कैप्शंस ऐड हुई हैं, ये जो वीडियो पे लिखा हुआ नज़र आता है ना, तो आई डोंट वांट कि इनको गलती से मैं काट दूँ या इनकी प्लेसमेंट टाइमलाइन के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन उनकी आउट हो जाए। इसको आप लॉक कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करूँगा तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आइटम, ये एक मैग्नेट बना हुआ है जिसका मुंह इस तरफ ट्रैक से अपोजिट है। इसको क्लिक करें तो इसका मुंह ट्रैक की तरफ हो जाता है और ट्रैक पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये स्क्वीज़ करके मैग्नेट खींच के इकट्ठा यहाँ बिगनिंग ऑफ द ट्रैक पे ले आता है। मसलन मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ट्रैक नंबर 5 पे, तो ये देखें मीडिया ठक करके वापस आ गया है। तो दोबारा करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। जब ये इस वक्त मैग्नेट ने खींचा हुआ है तो इसको पकड़ के मैं घसीट के राइट पे नहीं ले जा सकता। अलबत्ता जब मैं इसको मैग्नेट को अनमैग्नेटाइज करूँगा तो फिर मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ।
अब चूँकि ये इस जगह पे सिंक्रोनाइज था मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो वापस अपनी जगह पे आ गया। उसके अलावा ये एक आई बनी हुई है, इसको आप क्लिक करें तो ये ट्रैक हाइड हो गया है। अभी उसकी आंख के ऊपर एक क्रॉस लग गया है, लाइन लग गई है, तो अब ये नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे अगरचे ये देखें कि टाइम लाइन के ऊपर जो मेरा हेड है उसकी पोजीशन उस जगह पे है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको दोबारा अनचेक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब टाइम लाइन के ऊपर जो टाइम होता है वो कैसे प्रोग्रेस करता है, ये गौर करें। यहाँ पे सबसे पहले जो डिजिट होती है वो आवर की होती है, उसके बाद कोलन, फिर मिनट्स होते हैं, फिर कोलन, फिर सेकंड्स होते हैं, फिर सेमी कोलन के बाद आपके फ्रेम नंबर्स होते हैं। तो देखें मैं इसको राइट पे कर रहा हूँ तो उस वक़्त फ्रेम के टाइम लाइन के ऊपर जो टाइम है वो यहाँ पे हेड के साथ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, हेड के लेफ़्ट और राइट आप देखें तो दो छोटे छोटे हैंडल बने हुए हैं, एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। ये सिलेक्शन के लिए होते हैं। इस टाइम लाइन के ऊपर इस जगह पे राइट पे कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो मैं राइट वाले को, रेड वाले को ड्रैग करके यूँ ले आऊँगा, तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। इसको मैं जूम करके इस एरिया के अंदर काम कर सकता हूँ, या डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये जितनी चीज़ें इसके नीचे हैं इस वक्त वो डिलीट हो जाएंगी। सिमिलरली ये लेफ़्ट वाले को घसीट के मैं लेफ़्ट पे ले जा सकता हूँ। और ये सिलेक्शन को अगर मैंने करना हो अनचेक तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो डीसेलेक्ट करूँगा तो ये सारा डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन कट करके दिखाता हूँ। मसलन मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और मैं इसको बीच में से चाहता हूँ ये पूरा ब्लू एरिया सारे ट्रैक्स पे कट हो जाए, रिमूव हो जाए और आपस में ट्रैक ऐसे जुड़ भी जाएं, उनको सी दिया जाए, स्टिच कर दिया जाए। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट। तो ये देखें सारे ट्रैक्स जो हैं उनको उस जगह से सिलेक्टेड एरिया जो है उसने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसको अनडू करता हूँ कंट्रोल Z, तो वो वापस आ गया है। इसको हम करते हैं अनसेलेक्ट, डीसेलेक्ट। अच्छा, ये टाइमलाइन का आपको पता लग गया। ये जूम इन करते जाएं तो टाइम देखे बढ़ता जा रहा है। ये 1 मिनट 40 सेकंड 00 फ्रेम्स हैं। इस वक्त 1 मिनट 44 सेकंड्स और 27 फ्रेम हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर वापस आते हैं। ये जब फ्रेम बाय फ्रेम आप बढ़ रहे होते हैं, नेक्स्ट फ्रेम, तो नीचे उसका शॉर्टकट भी आ रहा होता है। कॉमा दबाएंगे तो नेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे फ्रेम 27 है, गौर करें, 44 सेकंड्स 27। मैं कॉमा फुल स्टॉप दबाऊँगा तो राइट को ये बढ़ेगा और फ्रेम नंबर 28 आ जाएगा। ये देखें, फिर फुल स्टॉप दबाया तो 29। अब मैं कॉमा कीबोर्ड पे दबाऊंगा तो उलट चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट आपने देखना हो तो उसके ऊपर माउस अपना लाएं तो आपको शॉर्टकट नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट मीडिया का है कंट्रोल ऑल्ट प्लस, और इस तरह कंट्रोल ऑल्ट माइनस तो प्रीवियस मीडिया। अच्छा, ये सारे आपके मेन्यूज़ जो हैं वो आपने देख लिए, पूरी मेन्यू बार हमने कवर कर ली है। अब नीचे ट्रैक्स पे आते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। ये देखें डिटैच टाइमलाइन, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मैक्सिमाइज ट्रैक, तो इस एक ट्रैक को वो मैक्सिमम चौड़ा कर देगा। ये देखें उसने उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। दोबारा करें मिनिमाइज ट्रैक तो वो बहुत छोटा कर दिया है, तो आप इसको नॉर्मल साइज़ पे ऐसे ला सकते हैं। फिर है एनेबल मैग्नेटिक ट्रैक, यानी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉक द ट्रैक, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एनेबल सोलो ट्रैक, जब ये करूँगा तो सिर्फ ये वाला ट्रैक नज़र आएगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। देखें मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ट्रैक नंबर 5 विजिबल है, बाकी सारे के सारे ट्रैक उसने हाइड कर दिए हैं। अब इसको दोबारा करें कि डिसेबल ऑल सोलो ट्रैक्स, तो ये उसने सारे विजिबल करवा दिए। फिर ऑप्शन है टर्न द ट्रैक ऑफ, ये एक पर्टिकुलर ट्रैक जो है इसको वो ऑफ़ कर देगा, बाकी सारे नज़र आएंगे। ये देखें उसकी आँख उसने बंद कर दी है। टर्न ट्रैक ऑन और रीनेम ट्रैक, ये आप ट्रैक का नाम बदल सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका यहाँ डबल क्लिक करके भी आप उसका नाम बदल सकते हैं। और फिर ऑप्शन है रिमूव ट्रैक, तो ये पर्टिकुलर ट्रैक जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, पूरे का पूरा ट्रैक। ये मैं करूँगा तो वार्निंग देगा कि देयर इज़ मीडिया ऑन इट,
आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव इट, मैं कहता हूँ येस, तो दोबारा मैं उसको कंट्रोल Z करके वापस ले आऊँगा। तो वो देखें ट्रैक नंबर 5 यहाँ से गायब हो गया है। अब मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ। ये कंट्रोल Z बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसकी मदद से कोई भी आप डेंजरस काम कर लें अगर गलती से, तो उसको अंडू कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर राइट क्लिक करते हैं तो मूव ट्रैक डाउन और अप, ये नीचे वाला मैं देखता हूँ, ये जिस पे मेरी तस्वीर आ रही है, मेरा वीडियो कैप्चर है। मूव ट्रैक डाउन तो ये नीचे चला जाएगा, और मूव ट्रैक अप तो वापस ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ कि इन 2 ट्रैक्स के ऊपर काफ़ी सारा मैंने माल डाल दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनके बीच में फ़िट करनी है, तो मैं इस नीचे वाले पे रख के करूँगा इंसर्ट ट्रैक अबव और बिलो। अबव करूँगा तो ये देखें इनके बीच में वो एक गैप आ गया है। अब मैं कोई भी एलिमेंट घसीट के यहाँ पे ले आऊँगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल Z और वापस। अच्छा जी, ये तो सारे मेन्यूज़ और आइकॉन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं आता हूँ कंट्रोल लाइन के ऊपर, टाइम लाइन के ऊपर कि चीज़ें किस तरीके से अरेंज होती हैं। इस पे जो कॉन्सेप्ट है ट्रैक्स का, उसको समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप समझिए एक टेबल है, उसके ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है, वो आपका ट्रैक नंबर 1 है। उसके ऊपर दूसरी बुक स्टैक की हुई है, वो ट्रैक नंबर 2 है। तीसरी बुक स्टैक की हुई है, चौथी, पाँचवीं, तो एक ढेर लगा हुआ है। तो उन बुक्स का जो स्टैक है उसको आप साइड से अगर देखें तो वो ऐसे नज़र आएंगे जिस तरह के ये आपको ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। यही चीज़ जो है यहाँ पे कैनवस पे आपको उसका टॉप व्यू नज़र आता है। अगर आप उन बुक्स को टॉप से देखें तो सबसे ऊपर वो चीज़ होगी जो यहाँ ट्रैक में सबसे ऊपर है। मिसाल के तौर पे अगर मैं टाइम लाइन को इस जगह पे लाऊं तो इस वक्त यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। ऊपर ये एक सर्कल है रेड सा, नीचे फिर ये कैप्शंस हैं, और उसके नीचे ये एलिमेंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, एडिशनल एलिमेंट्स, और इस जगह पे इत्तेफाक से कोई चीज़ नहीं है। और उसके नीचे ट्रैक नंबर 2 है जो मेरी पिक्चर है, और उससे नीचे आपकी स्क्रीन कैप्चर है। तो ये देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और अगर मैं अपने हेड को यहाँ पे ले आऊँगा, अब यहाँ पे ये ट्रैक नंबर 5 पे कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये जो रेड सर्कल है। उसके नीचे कैप्शंस हैं तो कैप्शंस नज़र आ रही हैं थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे आऊँगा ट्रैक के ऊपर तो यहाँ पे इस वक्त कैप्शंस नहीं हैं, लिहाजा यहाँ पे कैप्शंस मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और कैप्शंस चूँकि टॉप व्यू है इसलिए वो आ रही हैं या नहीं आ रही। उसके नीचे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट ये वाला है, ये जो चल रहा है, उसके नीचे देखें गैप है इस वक्त। तो इसको अगर मैं स्क्वीज़ करूँगा तो नीचे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, नीचे से कैनवस खाली है। क्यों? क्योंकि स्टैब के ऊपर या नीचे इसके कोई चीज़ नहीं है। अभी मैं इस जगह पे रखता हूँ कर्सर को, तो आप देखें टॉप पे ये कैप्शंस वाला ट्रैक है, तो ये कैप्शंस नज़र आ रही है। उसके नीचे ये मेरा तस्वीर वाला ट्रैक है और ये नज़र आ रहा है। अब उससे नीचे दूसरा ट्रैक नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ ये उसको कवर कर रहा है स्क्रीन को। तो इसको अगर मैं ड्रैग करके छोटा कर दूं तो आप नीचे वो ट्रैक देख सकते हैं। ये वाला ट्रैक नीचे नज़र आ रहा है स्क्रीन मेरी। इसको मैं सिलेक्ट करके मज़ीद छोटा करूं तो नीचे देखें कुछ नहीं है बिकॉज़ दिस इज़ दी लोएस्ट ट्रैक, ट्रैक नंबर 1। तो इसको मैं वापस ऐसे करता हूं और इसको मैं वापस ऐसे करता हूं। अब अगरचे ये वाली बुक ऊपर पड़ी हुई है सबसे इस जगह पे, इसको मैं नीचे अगर देखना चाहूँ कि ये पूरी स्क्रीन पे रहे मेरी तस्वीर लेकिन मैं नीचे देख सकता हूँ, तो मैं इधर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा और यहाँ पे आके आप देखें ये स्केल है तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके नीचे ओपेसिटी का एक ऑप्शन है। ओपेसिटी में कम करूँगा तो इसके नीचे से मुझे नीचे वाली लेयर या नीचे वाली बुक आप समझे नज़र आनी शुरू, ये देखें। तो एक ये तरीका भी होता है कि ऊपर जो आइटम पड़ा हुआ है उसकी ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये चूँकि इसके अंदर साउंड भी है, ये मेरी वीडियो कैम के ज़रिए से ली गई तस्वीर है और मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ साउंड की ऑप्शंस भी है। यहाँ से मैं गेन कम ज़्यादा कर सकता हूँ और ऑटो नॉर्मलाइजेशन, ये इसके काफ़ी सारे फीचर है। उसके अलावा नॉइज़ रिमूवल का इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया हुआ है इस पर, तो जितना शोर होता है आपके सराउंडिंग में रिकॉर्डिंग के वक्त, मसलन पंखा चल रहा है या बाहर किसी ने कुछ छोटी मोटी आवाज़ क्रिएट की है,
तो ये छोटा मोटा साउंड जो है वो उसको फ़िल्टर आउट कर देता है। तो ये इफ़ेक्ट साउंड इफ़ेक्ट्स में यहाँ से आप डालते हैं। अच्छा जी, अब आप ये जो साउंड वाला ट्रैक है, ट्रैक नंबर 2 जिसमें मेरा वीडियो कैम है, इसमें अगर आप सिलेक्ट करें तो आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है ग्रीन कलर की लाइन, ये आपका वॉल्यूम लेवल है। इसको आप कम करेंगे तो आवाज़ कम हो जाएगी। पहले मैं आपको इस पोजीशन पे सुना के दिखाता हूँ, आवाज़ सुने ज़रा। ये ठीक ठाक एफर्ट करनी पड़ती है, तो सबसे आसान तरीका जो मैंने पाया है, अब मैं इसको कम करता हूँ आम मकसद के लिए जितनी भी, तो आवाज़ कम हो गई है। तो किसी पोर्शन में अगर आप उस ट्रैक की आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो भी करना चाहें तो आप इसको बिल्कुल नीचे घसीट के ट्रैक के बॉटम पे लगा दें, तो उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है। अच्छा जी, अब आप सबसे निचले ट्रैक पे आ जाएं। ये देखें, इसके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ एरो नज़र आ रहे हैं, ये जूम इफ़ेक्ट है। आप वीडियो एडिटिंग के अंदर जो टॉप पे लेयर है उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये इस पोर्शन में देखें, मैं पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन एरिया है ये मैंने ट्रांजिशन ऐड की हुई है, और वो ट्रांजिशन आप यहाँ पे हेड रख के जब प्ले करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि चूँकि ये दो डिफरेंट सेक्शन ऑफ दी वीडियो हैं, बीच में मैंने कट किया हुआ है और ये बीच में मैंने ऐड डाला हुआ है अपने चैनल का। ये देखें, ये उस चैनल का ऐड चलता है, उसके बाद दूसरी वीडियो स्टार्ट होती है। तो ट्रांजिशन को सीमलेस बनाने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरह के इसमें ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ से करते हैं। ये ट्रांजिशन सेलेक्ट करें तो ये मुख्तलिफ़ ट्रांजिशंस अवेलेबल हैं। इनमें से एक मैंने ऐड किया, देखते हैं कि ये कैसे, ये देखिएगा, गौर करिएगा, जब यहाँ से गुजरता है तो कैसे ट्रांजिशन है। ये चेक बॉक्स जो थे ये इसकी ट्रांजिशन थी। उसके अलावा ये जो एरो है ये जूम इन और जूम आउट है। जब ये स्क्रीन के ऊपर किसी एरिया में आप कंसंट्रेट करना चाहें और क्लोज़र लुक दिखाना चाहें तो जूम डाला जाता है उसमें। ये देखें, ये देखें, सर्च करें और ये पे, तो ये इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। उनके लिए हम सेपरेट अगली क्लासों में इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जब कोई आप जब आप टाइमलाइन के ऊपर कोई आइटम ऐड करते हैं, यहाँ पे मसलन लाइब्रेरी में मैं आता हूँ या मीडिया पे आता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, ये वाली तस्वीर में ऐड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक, तो ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड स्पेस। तो प्ले हेड मेरा इस वक्त यहाँ पे है, तो उसमें सबसे निचले ट्रैक से वो स्टार्ट करेगा। देखना, जिस ट्रैक में ऊपर की तरफ चलते हुए जगह खाली होगी वहीं पे पेस्ट कर देगा। तो ये मैंने इसको पेस्ट किया, तो आप देखें कि यहाँ पे आके उसने सबसे ऊपर वाले ट्रैक में इसको पेस्ट कर दिया है। इसको मैं करता हूँ Ctrl+Z एंड आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इनको मास्टर कर लेने से ही आप अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो अगली एक वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और एरिया एक्सप्लोर करेंगे हम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज हम कैमटेसिया 2022 के अंदर देखेंगे कि एनोटेशंस किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। एनोटेट करने का मतलब होता है कि ऑन स्क्रीन जो भी आइटम मौजूद है उसको हाईलाइट करना या पॉइंटर से पॉइंट आउट करना या इस तरह की और कुछ चीज़ें ऐड करना जिससे आप ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये इस वक्त आप देख रहे होंगे, ये एनोटेशंस वाला मेन्यू है, लेफ़्ट साइड मेन्यू बार में। इसको क्लिक करें तो ये ऊपर हमारे पास 6 टैब्स आ रहे हैं। सबसे पहला है कॉल आउट्स। इसके अंदर आपको स्पीच बबल्स मिलते हैं और थॉट बबल्स मिलते हैं और कुछ एरोज़ मिलते हैं।
हम देखते हैं कि उनको हम किस तरीके से अपने कैनवस के ऊपर इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आएँ तो ये ऑप्शंस में आता है कि स्टाइल कौन कौन सा आपने चूज़ करना। अगर स्पेसिफ़िक कोई स्टाइल चाहिए, मसलन एब्स्ट्रैक्ट, बेसिक, बोल्ड, इंडस्ट्रियल, यूज़र, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको ऑल पे रहने दें। नीचे फिर थीम्स आ जाती हैं। ये सारे ही एलिमेंट्स जो कैमटेसिया स्टूडियो के अंदर हैं उनमें ये थीम्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी ख़ास कलर के ऊपर काम करना चाहें तो उसको चूज़ कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड सारे आइटम आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बेसिक ब्लू सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे जो कॉल आउट्स हैं आप देखेंगे ये ब्लू हो गए हैं, लिहाजा इसको हम नन रखते हैं ताकि मिक्सचर ऑफ कलर्स अवेलेबल रहे। अच्छा, नीचे आप देखें ये कॉल आउट्स में कुछ तो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, और कुछ बबल बने हुए। ये टेक्स्ट बॉक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और ये टाइम लाइन के ऊपर देखें पॉइंट जो मेरा हेड है उसकी प्ले हेड की जगह पे आ गया है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है बॉक्स की, ये स्केल इसका छोटा बड़ा पे कर सकता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा ओपेसिटी इसकी सेट कर सकता हूँ कि इसके नीचे से सी थ्रू कितना हो सकता है। इसको घुमा सकता हूँ, घुमाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो टेक्स्ट है ये वही थीम जो यहाँ पे अवेलेबल थी वो यहाँ पे भी आ गई है। सेम थीम्स आप चूज़ कर सकते हैं, और ये फ़ॉन्ट इसका चूज़ कर सकते हैं कौन सा है, रेगुलर, बोल्ड, एक्सेट्रा। ये कलर आप इसका टेक्स्ट का चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बेहतरीन कम्बिनेशन है, डार्क ब्लू के ऊपर वाइट टेक्स्ट है। फिर ये टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बड़ा या छोटा करना हो, और ये उसका स्टाइल बोल्ड, अंडरलाइन, लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन वगैरह वगैरह। वर्टिकल स्पेसिंग, अगर 2 लाइनों में टेक्स्ट है तो इससे आप उसकी वर्टिकल स्पेसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है ABC के बीच में, ये बढ़ गया है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ तो उसने उसके अंदर फिट कर दिया है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह डिसअपीयर होगा और किस तरह अपीयर होगा। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये यहाँ से हम प्ले करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये तो आपने देखा कि ये ठक करके अपीयर हो गया है। अब इसके ऊपर आप बिहेवियर्स अगर ऐड करें तो इसकी जो एंट्री है वो ज़्यादा खूबसूरत बनाई जा सकती है। ये देखें ये डिफरेंट बिहेवियर्स आ गए हैं। ये फेड इन वाला मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ये इसके ऊपर बिहेवियर ऐड हो गया है। और अब हम इसको देखेंगे कि कैसे प्ले करते हैं। इसमें ब्लैक बॉक्स जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट तो ये फेड इन हो गए, एंटर हुआ है, और फेड आउट होके ही एग्ज़िट हुआ है। और ये बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से कंट्रोल होती हैं। जब एंट्री करेगा तो क्या स्टाइल है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ड्यूरिंग दी डिस्प्ले जितने सेकंड उसने रहना है, और आउट होते हुए किस तरीके से उसने आउट होना है। अच्छा, ये इफ़ेक्ट जो है, ये जो मतलब बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कितनी देर के लिए आप डिस्प्ले रखना चाहते हैं, इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं टाइम लाइन के ऊपर खींच के। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 3 सेकंड के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी पोजीशन आप ड्रैग करके लेफ़्ट माउस से उसको कर सकते हैं। और नॉर्मली जब स्पीकर कोई चीज़ बोल रहा हो तो उस वक़्त इसको उस आइटम के सामने अपीयर होना चाहिए अगर आपने उसको कुछ एक्सप्लेन करना है एडिशनली। वापस चलते हैं हम एनोटेशंस के ऊपर। अब इसी तरीके से कोई चीज़ एरो से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मसलन इस जगह पे मैं ये वाला एरो ऐड करता हूँ। लेट से वो इस वक्त जिस चीज़ की बात कर रहा है बंदा, तो यहाँ पे आगे मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नो टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो व्हेन दिस पर्सन इज़ स्पीकिंग अबाउट मार्केटिंग, उस वक्त इसको अपीयर होना चाहिए और थोड़ी देर के बाद गायब हो जाना चाहिए। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं। रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रोडक्ट का आसन डालते हैं और वो उसकी मदद से बताता है कि, तो देखें ये अपीयर हुआ और डिसअपीयर हो गया। तो एक्चुअली स्पीकर इस वक्त जो है इस आइटम की कीवर्ड सर्च की बात कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, ये तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के कॉल आउट्स हैं। ये बबल, ये थॉट बबल है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम यहाँ रख के देखते हैं। और इसका साइज़ यहाँ से मैंने छोटा किया, और इसको हैंडल को ड्रैग करके आप जिधर चाहे ले जा सकते हैं। कोई कार्टून बोल रहा है या बंदा बोल रहा है और वो क्या कह रहा है, बी वेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो ये अब
जो प्रोडक्ट है किन किन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये प्लस वॉल बॉट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये तो इस तरीके से आप ये डिफरेंट कॉल आउट्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। उससे अगले ही टैब पे आ जाते हैं। इसमें एरोज़ हैं, ये डिफरेंट थिकनेस के एरोज़ हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, 2 एरो हेड्स के साथ, सिंगल के साथ, डॉटेड। फॉर एग्जांपल ये वाला एरो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी जगह पे, और ये चूँकि हेड मेरा यहाँ था तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, कि ये वॉलमार्ट के स्टोर के ऊपर भी इंटीग्रेट, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इधर से आप थिकनेस और उसकी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए काफ़ी सारे एरोज़। अभी अगले टैब पे आ जाते हैं। इसमें शेप्स हैं, डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्टागोनल, सारा कुछ। ये एलिप्स भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सर्कल इसके ऊपर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो ये आप इसको रख सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इधर से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्कल हम असल में यूज़ करते हैं मास्किंग करने के लिए, ये अगली एक वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये शेप से आगे आ जाएं तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये पहली है ब्लर। किसी भी पोर्शन ऑफ दी स्क्रीन को आप ब्लर करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अकाउंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि व्यूअर्स को पता ना लगे, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको ब्लर को खींच के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखें, और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। अब वो नज़र नहीं आएगा। अगर ये आइटम स्क्रीन के ऊपर 2 मिनट तक नज़र आ रहा था तो इसको खींच के मैं 2 मिनट यहाँ टाइम लाइन पर लंबा कर दूँगा ताकि वो 2 मिनट तक नज़र आता रहे। तो इस तरीके से आप देखें कि वो पोर्शन जो है स्क्रीन का ब्लर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं टाइमलाइन के ऊपर। ये एक चीज़ है स्पॉटलाइट, ये मैं उठा के इस आइटम के ऊपर रख देता हूँ, कीवर्ड सर्च के ऊपर। ये स्पॉटलाइट से होता है कि बाकी सारी स्क्रीन ज़रा डार्क हो जाती है और सिर्फ इसके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती है, तो वो एलिमेंट एनहेंस हो जाता है। आप देखिए अभी इसको, जितनी देर तक आप इसको चाहते हैं वो स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ी रहेगी। उन सब के प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके आपको बताता है कि आपकी रैंकिंग। स्पॉटलाइट के बाद आ गया आपके पास हाईलाइटर। ये किसी पोर्शन को किसी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। मसलन व्हेन स्पीकर इज़ स्पीकिंग अबाउट दिस फैक्टर लर्निंग, तो आप इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। मसलन कलर इसकी बजाय मैं ब्लू का शेड ले सकता हूँ, ये मैंने ले लिया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो जितनी देर तक आप चाहेंगे ये हाईलाइट चलता रहेगा। और उनके अंदर क्या बेहतरीज हैं और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस हैं। अच्छा जी, हाईलाइट के बाद नेक्स्ट है पिक्सलेट। बाज़ दफ़ा आप किसी आइटम को पिक्सल्स में ब्रेक कर देते हैं, स्पेशली जब किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ना रिवील करनी हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्पीकर है, मैं चाहता हूँ कि इसका फेस नज़र ना आए, तो इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा की जा सकती है। देखिए मैं कम कर रहा हूँ तो पिक्सल छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं और छोटे होते जा। अब ये कि थोड़ा सा पहचाना जा रहा है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कि कितना ज़्यादा उसको पिक्सलेट करना है, शक्ल कितनी को पहचानी जाए। अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगले टैब पे आ जाते हैं। इसमें हैंड ड्रॉन शेप्स हैं। आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सर्कल है, मैं चाहता हूँ कि व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस आइटम, तो इसके ऊपर वो हाईलाइट करें। अगर आप इसमें जो अलर्ट चूज़ करेंगे वो आपको जब वो चेंज आएगी इस तरह ये टिक मार्क है। अगर कोई ऐसी चीज़ वो बोल रहा हो जिसमें टिक मार्क से आपने शो करना हो तो ये टिक मार्क हो गया। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से, ये देखें। और आपने स्टार देना है तो ये स्टार आ गया है। बाय बॉक्स जो है वो एक सेल्फ। अच्छा, उससे अगली टैब पे आ जाते हैं। इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप ऐड कर सकते हैं। जब आप ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हों स्पेशली, और आप कहते हैं कि प्रेस कंट्रोल जी, तो आपने तो मुंह से बोला और जो आपके लिसनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रजिस्टर एट टाइम्स नहीं होता,
तो स्क्रीन के ऊपर वो कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन नज़र आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो क्या करते हैं, जब वो जिस जगह पे उसने बोलना है वहीं पे आप ये ड्रैग करके इसको किसी जगह पे स्क्रीन पे रख देते हैं और यहाँ टाइमलाइन पे वो जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया ऊपर वाले टैब में। तो अब मैं इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। इसका स्केल ये बहुत बड़ा है, ये मुनासिब है मेरे ख्याल में। इसकी ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नज़र आना चाहिए पूरे का पूरा। अब ये इसका जो टाइप करने वाला है ए का निशान उस पर आ जाए तो यहाँ पे Ctrl+A कीज़ लिखी हुई हैं, आप इसको सिलेक्ट करें और जो की आप चाहते हैं वो यहाँ कीबोर्ड पे कॉम्बिनेशन प्रेस करें तो वहाँ पे वो नज़र आने शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+Z प्रेस करना चाहता हूँ तो ये Ctrl+Z, अब जब मैं Ctrl+Z बोलूँगा तो उस जगह पे ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अभी देखते हैं ये कैसे अपीयर होता है। सेलर से शिफ्ट होकर दूसरे पे चला गया, फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगी, या उसकी प्राइस चेंज की है किसी ने, आप तो नाजरीन आपने देखा कि ये डिफरेंट तरह से आप अपनी स्क्रीन को एनोटेट कर सकते हैं और अपने डिस्प्ले को, अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल वीडियोस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। ऐसी ही एक अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज हम सीखेंगे कि कैमटेसिया 2022 के अंदर एनिमेशंस किस तरीके से डाली जाती हैं। मेरी वीडियोस में आपने अक्सर गौर किया होगा कि जब मैं कोई स्क्रीन के ऊपर छोटा आइटम, छोटा टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो जूम इन करके वीडियो उस आइटम के ऊपर चली जाती है ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, और फिर जब वो एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है तो स्क्रीन वापस जूम आउट होके फुल व्यू पे आ जाती है। तो आइए देखते हैं ये सब किस तरीके से किया जाता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त ये एनिमेशंस का मेन्यू आप क्लिक करें और यहाँ पे दो पैन्स खुल जाते हैं। पहला है जूम इन पैन और दूसरा है एनिमेशंस। एनिमेशंस के अंदर 7-8 एनिमेशंस हैं, ये हम एक एक करके सारी देखेंगे। पहले हम जूम एंड पैन देखें। जी, इस वक्त वो ये वाला आइटम समझा रहा है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है उसको ज़्यादा बड़ी नज़र आए। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ ये जो हैंडल्स बने हुए हैं, इनसे मैं इसको ड्रैग करके उस चीज़ के ऊपर ला सकता हूँ। चूँकि मैंने यहाँ पे लाना है कर्सर, तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा और ये मेन स्क्रीन पे देखें, ये आइटम टाइप नेम इस वक्त वो बात कर रहा है। जो ही मैंने ये एक्शन किया है तो यहाँ देखें ये दो एरो यहाँ पे दोनों वीडियोस पे बन गए हैं। ऊपर वाली वीडियो मेरी अपनी ज़ाती वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और नीचे वाली जो है वो स्क्रीनशॉट है। तो ये एनिमेशन बेसिकली मुझे स्क्रीनशॉट के ऊपर चाहिए, अपनी जो स्पीकर की तस्वीर आ रही है छोटी सी गोल, उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो चूँकि ये दोनों पे बाय डिफ़ॉल्ट लग जाती है इसलिए वो स्क्रीन से बाहर चला गया स्पीकर। अभी इसको राइट क्लिक करके मैंने स्पीकर वाला जो है यानी कैमरा वाला ट्रैक है, इसके ऊपर से उसको डिलीट कर देना है और वो देखें कि स्पीकर दोबारा सीन के अंदर आ गया है। अब ये जितना एरिया हाईलाइट है इस वक्त ये नज़र आ रहा है कस्टमर्स व्यूअर्स को। तो अब मैं इसको पीछे करके दिखाऊँगा कि व्हाट विल हैपन। अभी हम इसको प्ले करते हैं तो जो ही ये बड़े वाला हेड एंड वाला है इस पे आएगा हमारा कर्सर, तो उस वक्त ये जूम इन का एक्शन होगा। ये देखें स्क्रीन जूम हो गई है। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है तो लेट से उसने इस जगह पे आके काम अपना फिनिश कर लिया है। नाउ आई वांट टू जूम आउट। अब मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्केल टू फिट, इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरी फुल स्क्रीन वापस आ जाएगी। ये देखें पूरी फुल स्क्रीन वापस आ गई। लेकिन इसमें हुआ ये है कि ये ऊपर वाली जो वीडियो है मेरी कैमरे वाली, उसमें से मैंने एनिमेशन काट देनी है। तो अब इसको दोबारा देखें कि क्या कर रहा है ये। यहाँ से हम प्ले करते हैं, ये जूम इन हो गया है।
और ये इस वक्त जूम आउट हो चुका है। इसको भी स्टॉप करते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक ये एक्चुअल साइज़ वाली ऑप्शन भी मौजूद है। अभी हम देखते हैं कि इसकी बजाय हम अगर एक्चुअल साइज़ करते तो क्या होना था। इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम आ गए हैं, नो वी वांट टू गेट बैक। तो इसको मैं एक्चुअल साइज़ करूँगा तो वो स्क्रीन का साइज़ तो एक्चुअल ले जाएगा जो भी रेजोल्यूशन थी हमारे कैनवस की, लेकिन उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं होती। लिहाजा आपको स्केल टू फिट करना पड़ता है। जब आप स्केल टू फिट करते हैं तो फिर वो एग्जैक्टली उसके चारों कॉर्नर्स जो हैं उसके साथ मैच कर जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि जूम एंड पैन का फंक्शन कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं एनिमेशंस की तरफ। इसमें ये एक कस्टम एनिमेशन है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अक्सर इस्तेमाल होती है। ये मैं एंड पे यूज़ करूँगा, पहले बाकी वाली देखते हैं। ये एक एनिमेशन है फुल ओपेसिटी, यानी कि किसी ट्रैक को आपने बिल्कुल अगर ओपैक करना हो, उसमें से नज़र ना आए, यानी कि उसको गायब करना हो, तो उसका क्या तरीका है। इसमें मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। ये इस वक्त देखें कि ऊपर वाले जो ट्रैक है या ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर स्पीकर की तस्वीर आ रही है और उसके नीचे जो है वो आपका पड़ा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन। ये देखें वो नीचे पड़ा हुआ है। तो बजाय इसके मैं इसको डिलीट करूं या छोटा करूं, अगर मैं चाहूं कि ये तस्वीर इधर ही पड़ी रहे लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये फुल ओपेसिटी वाली जो है उठा के इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा या यहाँ पे ला के इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये जो रेड डॉट होती है इसके ऊपर या इसके बाद कहीं भी आप अपना हेड प्ले हेड रख के फिर वो अगले हिस्से में जो आप प्रॉपर्टी चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करते हैं। तो अब इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर देता हूँ। तो अब ये 0 के साथ चलता रहेगा। थोड़ी देर के बाद मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, तो अब मैं नो ओपेसिटी यहाँ ले आऊँगा। तो अब ये देखिए रेड डॉट, जो बड़ा डॉट है वो रेड हो गया है। इसका मतलब है कि इससे आगे वाले हिस्से में प्रॉपर्टीज़ जो हैं अब ये होंगी। तो अब मैं इसकी ओपेसिटी 0% से 100% कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ से दोबारा चलते हैं। ये पहली एनिमेशन ने उसकी ओपेसिटी 0 कर दी और अगली एनिमेशन ने चंद सेकंड के बाद उसकी ओपेसिटी 100% कर दी। तो इस तरीके से आप किसी ऊपर वाले ट्रैक को, ऊपर वाली लेयर को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और जब चाहें उसको वापस ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली ट्रांजिशंस हैं स्केल डाउन। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। स्केल डाउन में ये होता है कि जो आपकी सिलेक्टेड लेयर है जिसके ऊपर आपने लगाई है, सॉरी मैंने ये गलत लगा दी, मैं असल में इस वक्त ये वाली लेयर नज़र आ रही, इस पे लगाना चाहिए था। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। जो आपकी ये लेयर नज़र आ रही है इसके ऊपर स्केल डाउन का लगाऊंगा। तो व्हाट विल हैपन कि वो उसको खुद ब खुद छोटा कर देता है, स्क्रीन को थोड़ा सा, कोई 80% पे ले आता है। ये देखिए उसने छोटा कर दिया है। और अब मैं इसको स्केल अप करता हूँ, ये उसका रिवर्स करेगा। ये पहले स्केल डाउन हुआ और उसके बाद स्केल अप हो गया, यानी कि वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई। अब हम देखते हैं एक ये है स्केल टू फिट। अच्छा, स्केल टू फिट यूज़ उस वक्त करते हैं जब आप ऑलरेडी, अगर आपने स्केल या तो डाउन की हुई है या एनलार्ज की हुई है। ये अभी मैंने पहले इसकी स्केल अप की है, यानी कि वो जूम इन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इस पर अब स्केल टू फिट करता हूँ अप्लाई, यहाँ पे जाके तो वापस ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। ये देखें ये वापस स्केल टू फिट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे कुछ है टिल्ट लेफ़्ट। आपकी जो स्क्रीन है वो चलते चलते एक बड़े स्मार्ट तरीके से टिल्ट लेफ़्ट हो जाएगी।
ये देखें। तो ऐसे में आप डबल एनिमेशन कर सकते हैं, साथ इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हैं, ये बड़ा होके बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ, स्पीकर के ऊपर। वो भी इसी के बराबर स्टार्ट होगी, और जब ये यहाँ पे आएगी, ये देखें ये रेड हो गया इसका आगे वाला हेड। अब मैं इसको खींच के यूँ ले आऊँगा और इसके सेंटर में कर दूँगा। अब हम जब यहाँ से प्ले करेंगे तो दोनों हमारी जो लेयर्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट एनिमेशंस लगी हुई हैं। एक जो है वो टिल्ट लेफ़्ट हो जाएगी और दूसरी जूम इन करके स्क्रीन के बीच में आ जाएगी। ये देखें, तो ये दोनों आपने देख ली एनिमेशंस कि किस तरीके से लगाई जाती हैं। अभी हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कस्टम एनिमेशन, वो ज़रा तफसील से देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पोजीशन में पड़े हुए हैं, इन दोनों को अगर रीस्टोर करना हो तो पहले हम यहाँ पे रीस्टोर कराते हैं, इस ट्रैक पे भी रीस्टोर कराते हैं और इस ट्रैक पे भी रीस्टोर कराते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये इस हालत में थी, नाउ दे बोथ विल रीस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशंस। ये देखें। अच्छा, अब हम ज़रा तफसील से कस्टम एनिमेशन देखते हैं। इसको हम लगाएंगे, ये जो मेरी तस्वीर है इसके साथ मैं कुछ कलाबाजियाँ लगवाऊंगा। देखें, इसको मैं लेकर आया यहाँ पे, और जो ही ये हेड के ऊपर आया और हेड रेड हो गया, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और मैं इसको चाहता हूँ कि ये घूमता हुआ एक्स एक्सिस के अगेंस्ट राउंड चक्कर लगाए, 2-3 स्पिन करे, या वाई के अगेंस्ट या जेड के अगेंस्ट, और घूमता हुआ इस कॉर्नर में चला जाए और वहाँ जाके साइज़ में बड़ा हो जाए। तो ये सारा कुछ हम इस तरह की कस्टम एनिमेशन में अचीव कर सकते हैं। तो देखें, मैं इसको घुमाऊँगा वाई एक्सिस के गिर्द, और मैं चाहता हूँ 1 स्पिन, 2 स्पिन और 3 स्पिन ये ले, ठीक है, और उसके बाद ये चला जाए यहाँ पे और इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए। ठीक है जी, अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए, हमारी लिस्ट में जो आखिरी एनिमेशन है वो है स्मार्ट फोकस। ये आपको नज़र आ रही है। ये क्या करती है कि इसको आप जब किसी ट्रैक के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्पेशली जो वीडियो स्क्रीन कैप्चर वाला ट्रैक होता है, कंप्यूटर स्क्रीन कैप्चर, तो ये पूरी वीडियो क्लिप का जायज़ा लेती है, और जहाँ जहाँ पे वो माउस कर्सर को फॉलो करते हुए देखती है कि स्क्रीन लेफ़्ट हो रही है या राइट हो रही है या कहीं जूम करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली पूरे ट्रैक के ऊपर 15, 20, 25 एनिमेशंस जूम और पैन की सूरत में अप्लाई कर देती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ये अपना नीचे वाला जो ट्रैक है मेरा स्क्रीन कैप्चर, उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये एक उसका मैसेज है, ये आप गौर से पढ़ें। ये कह रहा है, टू अप्लाई स्मार्ट फोकस एनिमेशंस द एडिटिंग डायमेंशंस नीड टू बी स्मॉलर दैन द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया। असल में इसकी लिमिटेशन ये है कि ये फुल एचडी के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती, उससे कम रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि शुड यू चेंज दी एडिटिंग डायमेंशन, तो मैं कहता हूँ येस। ये देखें, पहले जो सिलेक्ट है मेरी डायमेंशन वो फुल एचडी है, यानी कि 1920 × 1080p। अब उसको मैं कम करके जो इससे लोअर रेजोल्यूशन ये है 720p HD, यानी कि 1280 × 720, ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो फिर ये अप्लाई होगा। ये इसकी लिमिटेशन है। अब मैं इसको ड्रैग करके स्मार्ट फोकस को इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, और देखें वो काम कर रहा है। उसने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह पे एनिमेशंस खुद ही अप्लाई कर दी हैं। हम देखते हैं कि इसने क्या किया है, यहाँ से देखते हैं। अब आपने इसके ऊपर गौर करना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू दी स्क्रीन इन आवर डिस्प्ले एरिया।
कोई एड्स नहीं चलते, कोई फालतू क्लिक्स नहीं है। 1-2 क्लिक्स में आपका डिजायर्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ये गेट इनटू पीसी ये देखें थोड़ा सा नीचे स्क्रीन में स्लाइड किया है। शुमार कैटेगरीज हैं, ये सॉफ्टवेयर कैटेगरीज क्लिक करें तो एक बड़ी लंबी लिस्ट। अभी मैं इसको अगली एनिमेशन पे लेकर आता हूँ एंड लेट अस प्ले। उसके अलावा ये ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं। इसके ये थोड़ा सा उसने स्क्रीन को लेफ्ट को स्लाइड किया है। मिल जाएगी। अब मैं अगली एनिमेशन पे ले जाता हूँ। ये थोड़ा सा इसने 1 इंच स्क्रीन को आप स्लाइड किया है। तो ये मैंने देखा है कि इसका नाम तो स्मार्ट फोकस है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ स्मार्ट एनिमेशन नहीं है। ये बस ऐसे गुजारे लायक है, इन्होंने डाल दी है। यू रियली कांट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तो ये सारी जो एनिमेशंस हैं उनका मैंने बेसिक आपको बता दिया है। इसको प्रैक्टिस करने की और सारी ऑप्शंस को मल्टीपल तरीक़ों से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और आप बड़े इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट्स उसके अंदर अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही टिप्स के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैमटेसिया 2022 के अंदर एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो है ब्लेंड मोड। ये उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट है और आज की वीडियो सिर्फ इसी एक इफ़ेक्ट तक मैंने महदूद रखी है, क्योंकि इस इफ़ेक्ट के आगे 19 फ़िल्टर हैं और उन सब को देखने में हमें कुछ टाइम लग जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ब्लेंड मोड होता क्या है। जब आप 2 वीडियोस को या एक पिक्चर और एक वीडियो को ऊपर नीचे रखते हैं तो वो 2 लेयर्स बन जाती हैं आपकी कैनवस के ऊपर। तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर आप जब ब्लेंड मोड का इफ़ेक्ट डालते हैं तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी का इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। उसको आप कंट्रोल करते हुए और उन 19 फ़िल्टर में से कोई एक फ़िल्टर लगाकर बड़ा ड्रामेटिक सा सिनेमैटिक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और आपकी जो वीडियो है उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरीके से अचीव किया जाता है। जी, इस वक्त ये आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे विजुअल इफ़ेक्ट्स का टैब है। अगर ये आपको नज़र ना आ रहा हो तो ये मोर को क्लिक करें तो नीचे 7-8 जो मेन्यू हैं यहाँ छुपे होते हैं, उनमें से विजुअल इफ़ेक्ट को आप क्लिक करें तो आपको ये 7-8 विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला है ब्लेंड मोड, फिर है बॉर्डर क्रिएट, क्लिप स्पीड, कलर मैनेजमेंट, कलर एडजस्टमेंट, कलर टिंट, कलर लुकअप टेबल, कलराइज, कॉर्नर राउंडिंग, डिवाइस फ्रेम, कर्सर पाथ क्रिएटर, ग्लो, ड्रॉप शेडो, इंटरएक्टिव हॉटस्पॉट, मीडिया मैट, आउटलाइन एज, माइनर ब्लर, रिमूव अ कलर और स्पॉटलाइट। ये भी काफ़ी हैं, वैसे मेरा ख्याल 10 से ऊपर है। आज हम सिर्फ बात करेंगे इस ब्लेंड मोड की। तो ये नीचे मेरी टाइमलाइन पे आ जाएं। मैंने यहाँ पे ये 4 क्लिप्स लाइन अप किए हुए हैं विद डिफरेंट कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला जो बीच का सीन है इसमें ब्लू कलर हैवी है। फिर आगे ये दूसरा सीन है जिसके अंदर रेड टोन बड़ी वाज़े है। उसके बाद ये तीसरा क्लिप है, इसमें ग्रीन टोन वाज़े है और सबसे आखिर में ये एक ब्लैक टोन इसके अंदर ज़्यादा है। तो इन सब को चूज़ करने का मकसद ये था कि इन सब के ऊपर हम लगा के देखेंगे कि वो इफ़ेक्ट कैसे आता है। अच्छा, ये मेरी ऊपर वाली लेयर में मैंने एक टेक्स्ट रखा हुआ है जिसकी ब्लैक बैकग्राउंड है और SBM उसके ऊपर वाइट कलर में लिखा हुआ है। ये सिंपल एनोटेशंस में जाके मैंने एक ये वाइट बॉक्स यहाँ रखा है, उसके अंदर टाइप कर दिया है।
तो अब हम ये ब्लेंड मोड को यहाँ से उठाएंगे माउस लेफ़्ट क्लिक करके, या इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, या आप यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। तो अभी आप देखें कि जो उसकी ब्लैक बैकग्राउंड थी पिक्चर की या टेक्स्ट की, वो ट्रांसपेरेंट हो गई है और टेक्स्ट भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब राइट पे आके देखें कि ये सबसे ऊपर ऑप्शन है मोड की, फिर है इंटेंसिटी की, और फिर है रेंज ऑफ कलर्स। तो इन तीनों को आप डिफरेंट सिलेक्शन करके डिफरेंट रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्क्रीन के ये जो पहला मोड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें आपको ये टोटल 19 मोड्स अवेलेबल हैं। सबसे ऊपर एक है नॉर्मल, और आप लेफ़्ट पे देखते जाएं कि उसका असर क्या होता जा रहा है। फिर है ये डिज़ॉल्व के बाद है डार्कन में देखें वो क्या हो गया है, मल्टीप्लाई है। इससे पहले मुझे इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेनी चाहिए ताकि इन चीज़ों का इफ़ेक्ट नज़र आए। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं मोड चेंज करके। सबसे ऊपर है नॉर्मल, और इसमें देखें वीडियो प्ले करें तो आपको टेक्स्ट के पीछे से पानी मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम इसको डिज़ॉल्व पे करते हैं तो कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं आया। अभी हम डार्कन पे करेंगे तो देखें अब ये चेंज हो गया है। लीनियर पे करेंगे तो लीनियर बर्न, डार्कन कलर, लाइटन पे ये हो गया है, ये स्क्रीन हो गया है, ये कलर डॉज हो गया है। अच्छा, ये जो लेफ़्ट साइड पे इसके फर्दर सब मेन्यू हैं मोड के, उनमें आप देखें ये डिवाइडिंग लाइन बनी है। डार्कन का मतलब है ये नीचे वाले जितने हैं इनमें कलर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं कलर। और ये पहले दो नॉर्मल की कैटेगरी है, और ये फिर लाइटन वाली कैटेगरी है नीचे, उसमें सारे पिक्चर ओवरऑल लाइट हो जाती है। फिर ये ओवरले है। तो इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, एक ग्रुप के अंदर मिलते जुलते इफ़ेक्ट उसके आएंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, लाइटन में हमने देखा, स्क्रीन में देखा, कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइटर कलर, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, और लीनियर, पिन लाइट, हार्ड मिक्स में ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में पिक्चर थोड़ी ख़राब हो गई है, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, विविड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सैचुरेशन। तो ये आप डिफरेंट इसमें ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये जो विविड लाइट है ये अच्छा लगा है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आपको इनफैक्ट डिफरेंट चूज़ करना पड़ेगा। अब अगली पिक्चर पे आते हैं, उसमें कुछ और इफ़ेक्ट हमें डालना पड़ेगा। अभी इसमें देखें टेक्स्ट के थ्रू थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि रेड का टोन ज़्यादा है, इधर हमें कुछ और वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। लीनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, डिफरेंस ये ठीक नहीं है, एक्सक्लूजन, डिवाइड ये बिल्कुल गायब हो गया है, ह्यू, सैचुरेशन ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ऊपर आते हैं, डिज़ॉल्व, डार्कन, आई थिंक ये डार्कन वाला ठीक है। अच्छा, ये पहला तो ऑप्शन है मोड का। दूसरा इंटेंसिटी का, आप ये कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, ये इधर अच्छा लग रहा है। नीचे तीसरी है ये रेंज ऑफ कलर्स। ग्रे ऑल नॉर्मली सब पे अच्छा लगता है, लेकिन उसके नीचे ऑप्शंस हैं ग्रे शेडो, रेड शेडो, ब्लू शेडो, ग्रे मिड टोन्स, रेड मिड टोन्स, ग्रीन मिड टोन्स, ब्लू मिड टोन्स, ग्रे हाईलाइट, रेड हाईलाइट, और उससे नीचे है ग्रीन हाईलाइट्स और ब्लू हाईलाइट्स। तो ये जो ग्रे वाला ऑल ग्रे है यही सबसे बेहतर लग रहा है। इसको हम देखते हैं। अब ये तीसरी पिक्चर आ गई है जिसके अंदर ग्रीन टोन ज़्यादा है।
इसमें हम डिफरेंट वेरिएशंस करके देखते हैं। अव्वल तो यही बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, डार्कन वाला, बट लेट अस सी मल्टीप्लाई वाला इवन बेटर। कलर बर्न ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए वो पीछे बटरफ्लाई का ऑरेंज कलर वाजे हो गया है, तो आई थिंक कलर बर्न इज़ लुकिंग बेटर। और रेंज के अंदर ग्रे ऑल, ग्रे शेडो नहीं, ग्रे ऑल ही अच्छा लग रहा है। तो ये हम आगे चला के देखते हैं। अच्छा जी, अब ये सबसे आखिर पे ये एक पिक्चर आ गई है। असल में ये टॉप लेयर पे ये वाली पिक्चर है, एक थंबनेल है, उसके नीचे जो तस्वीर है वो ये वाली है, ये बीच का एक सीन है। तो इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने इफ़ेक्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है, इसको मैं करता हूँ इधर से। इसकी प्रॉपर्टी में ये डिज़ोल्व पे इस वक्त है। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, सबसे बेहतर यही ऑप्शन है विद ग्रे ऑल। तो ये डार्कन की है तो देखिए ऊपर वाला टेक्स्ट गायब हो गया है, कलर बर्न में भी गायब हो गया है, लाइटन में थोड़ा बेहतर है स्क्रीन। और ये नीचे चलते हैं विविड लाइट, इसमें ऊपर वाला टेक्स्ट कुछ बेहतर लग रहा है। अब इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कंट्रोल ये, लेकिन इसमें देखें नीचे वाला जो बीच का सीन है वो बिल्कुल गायब हो गया है जी। तो इस आखिरी पिक्चर में ये मोड लाइटन बेहतर है और नीचे रेंज जो है वो ग्रे ऑल वाली बेहतर है। तो ये जो इसके डिफरेंट मोड हैं 19 मोड्स, इनके पीछे असल में एक थ्योरी है। वो उनमें से मैं एक ही आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसका मल्टीप्लाई वाला मोड है, उसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो पिक्चर है या लेयर है, उसका एक पिक्सल उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले पिक्सल के साथ जो भी इनकी वैल्यू है, लुमिनेंस की वैल्यू, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसकी वैल्यू वो मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट आता है उतनी हो जाती है। आपको पता होगा कि पिक्सल जो होते हैं, एक जो डॉट होता है इसके अंदर किसी भी पिक्चर के अंदर, उसकी 0 से लेकर 256 तक वैल्यू होती है डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ ब्राइट इट इज़। तो ऊपर वाली पिक्चर का एक पिक्सल, उसी का कॉरस्पॉन्डेंट नीचे वाली पिक्चर का या वीडियो का पिक्सल, उन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ये वाला फ़िल्टर आता है जो मल्टीप्लाई वाला है। तो इस तरह बाकी 19s की भी अगर आप जानना चाहें, आपको इस चीज़ का शौक़ हो डिटेल समझने का कि बैकग्राउंड थ्योरी क्या है, तो कैमटेज़िया ने ख़ुद एक वीडियो बनाई हुई है। उनके कैमटेज़िया के चैनल पे एक्सक्लूसिवली ये चीज़ टेक्निकली समझाई गई है। मैं उसका लिंक अपनी एंड स्क्रीन में भी दे दूँगा और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला फीचर कैमटेज़िया 2022 का अच्छा लगा होगा। कैमटेज़िया ने ब्लेंड मोड वाला फ़ीचर तो 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन एडोब प्रीमियर के अंदर ये फ़ीचर काफ़ी देर से मौजूद था। तो जो लोग यूज़ करने वाले हैं कैमटेज़िया के, दे वर वेटिंग फॉर दिस फीचर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी के विजुअल इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स जो हैं कैमटेज़िया के, उनमें से एक इफ़ेक्ट है कॉर्नर राउंडिंग, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो के एक या दो कॉर्नर या 3-4 सारे कॉर्नर साइडों से गोल कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में आपने ये देखा होगा कि मैंने नॉर्मली जो अपनी वीडियो होती है, स्पीकर की वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा होता है कुछ, उसको साइडों से राउंड किया होता है। तो आइए देखते हैं कि ये इफ़ेक्ट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये विजुअल इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं और इसमें से ये कॉर्नर राउंडिंग वाला एक इफ़ेक्ट है। और अपने टाइमलाइन पे अगर आपके देखें तो यहाँ नीचे मैंने ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और उसके ऊपर ये स्पीकर की वीडियो आपको नज़र आ रही है। तो मैं स्पीकर की वीडियो के ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं
कॉर्नर राउंडिंग वाले को लेफ़्ट माउस से प्रेस करके ड्रैग करूँगा और या यहाँ पे छोड़ दूँगा या इसके ऊपर ला के छोड़ दूँगा। तो अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई हैं। इसमें ये चारों कॉर्नर्स इस वक्त सिलेक्ट हैं और यहाँ से मैं रेडियस इसका बढ़ाना शुरू कर दूँगा तो आप देखें चारों कॉर्नर उसके गोल होने शुरू हो गए हैं। ये इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा नज़र तब आएगा जब नीचे वाला ट्रैक में हाइड कर देता। अब आप देखें, अच्छा इसमें ऑप्शंस होती हैं, आप किसी एक कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, जिसको नहीं करना उसको अनचेक कर दें। तो अब ये एक बड़ी अच्छी लीफ की शक्ल सी बन जाएगी। और ये वाला कॉर्नर चाहूँ तो ये भी अनचेक कर दूँ। अब आप देखें ये पत्ते की शक्ल बन गई। और इसी तरीके से ये कॉर्नर भी करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता तो इस तरीके से आप इसकी डिफरेंट शेप्स कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चारों कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ और इसका रेडियस इतना रखता हूँ कि ये एक खूबसूरत सा ओवल रेस ट्रैक पैटर्न नज़र आए जी। तो ये अब बड़ी खूबसूरत सी शक्ल बन गई है। अब मैं ये एरो ऊपर से सिलेक्ट करूँगा तो इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं इसको एक कॉर्नर में ले आऊँगा, यहाँ पे ये स्पीकर एक्सप्लेन कर रहा है और नीचे वाला ट्रैक जो है ये मैंने अनेबल कर दिया है। तो इस तरीके से ये वाला इफ़ेक्ट आप लगा के अपनी वीडियो की शक्ल गोल कर सकते हैं। सिमिलरली आप नीचे वाले ट्रैक पे चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे वाले ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर ला के ये शेप ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप इसके इफ़ेक्ट्स देख लें। इसको मैं यूँ करूँगा तो ये भी ऐसे ही गोल हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स आप अपनी वीडियो को दे सकते हैं। उम्मीद है ये वाला इफ़ेक्ट आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस किस तरीके से एडिट करता हूं, उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड करता हूं। इस वीडियो में आपको वो सारे बेसिक स्टेप सीखने को मिलेंगे जो कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एडवांस फंक्शंस हो सकता है मैं इसमें ना सारे बताऊं आपको, वो बाद में सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन बेसिक एडिटिंग जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से प्रोसीड करते हैं जब एक वीडियो को इंपोर्ट करके लाते हैं अपनी टाइमलाइन पे। तो आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे लाई हुई है। इसका टोटल टाइम यहाँ पे आ रहा है 3 मिनट और 32 सेकंड है। इसके अंदर से ज़ाहिर है कुछ कटिंग्स होंगी और मेरा ख़्याल है कि ये कम होती होती 3 मिनट तक आ जाएगी। तो ये 2 ट्रैक हैं। ऊपर वाला ट्रैक जिस पे मैं ख़ुद बोल रहा हूँ, स्पीकर का ट्रैक है कैमरे का, इसको मैं हाइड करता हूँ तो नीचे ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर एक पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसको मैंने एडिट करना है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका जो वीडियो कैम है वो और आपका जो स्क्रीन कैप्चर है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपनी वीडियो है, वीडियो कैम जो मेरा है वो अपना मोबाइल फ़ोन है, वो सेपरेट एक डिवाइस है जिसके अंदर माइक भी लगा हुआ है एक्सटर्नल, और वो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, और जो मैं स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ वो कैमटेजिया के अंदर हो रही है। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर वेब कैम हो जो USB के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये इशू नहीं आता। फिर आप कैमटेजिया के रिकॉर्डर बटन को प्रेस करके ये दोनों चीज़ें इकट्ठी सिंक्रोनाइज तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास मोबाइल है और उसकी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी जो वीडियो और ऑडियो है ज़ाती वो सेपरेट रिकॉर्ड हो रही होती है एक डिवाइस में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेपरेट हो रही होती है। तो इसलिए
इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप शुरू में इंश्योर करें कि दोनों ट्रैक्स जो हैं उनका स्टार्ट इकट्ठा हो रहा है, और अगर कोई ट्रैक 1-2 सेकंड पहले शुरू हुआ था तो उनको अलाइन कर लें, ताकि बाद में जब आप कटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर वो उसको अलाइन करना मुमकिन नहीं रहे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है वीडियो मेरी, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे से दूसरी भी चीज़ नज़र आए, और अब मैं इसको प्ले करना शुरू कर दूँगा। और ये शुरू के हिस्से में तो मैं स्क्रीन की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं उस हिस्से में चलता हूँ जहाँ मैंने आपको स्क्रीन की तरफ इनवाइट किया है और स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया है। आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस गैप के बाद अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं स्टार्ट करूँगा और अपने माउस कर्सर को अपने मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश करूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये विजुअल इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और इसमें से ये कॉर्नर राउंडिंग वाला एक इफ़ेक्ट है। जी, तो मेरी दोनों वीडियोस जो हैं वो इस वक्त 100% सिंक्रोनाइज़ हैं। जब मैं विजुअल इफ़ेक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरा जो माउस है वो विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऊपर है, और जब मैं उसका कॉर्नर राउंडिंग वाले इफ़ेक्ट के ऊपर माउस रख रहा हूँ तो मेरे मुंह से वही अल्फाज अदा हो रहे हैं। दैट मीन्स कि सिंक्रोनाइजेशन का इशू नहीं है। अगर हो थोड़ा सा तो आप इसको ऊपर वाली वीडियो को थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे 1 सेकंड ड्रैग करके दोबारा प्ले करके देखते हैं, और जब दोनों इन सिंक हो जाएं तो फिर अपनी वीडियो एडिटिंग शुरू करते हैं। तो अभी ये पहला चेक हो गया। अब मैं इसको वापस फुल स्क्रीन लाता हूँ, क्योंकि शुरू का जो हिस्सा है वो ऐसे ही है, मैंने फुल स्क्रीन पे बोलना है। अच्छा, अभी इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ट्रैक जो एडिट करना है वो सही नज़र आए। अब इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाता हूँ। बाय द वे, अगर आपका ये कहीं लेफ़्ट राइट कर्सर प्ले हेड छुपा हुआ हो तो कंट्रोल होम दबाएं तो आपका कर्सर प्ले हेड बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाता है। अच्छा, अब आप प्ले करें। शुरू में ज़ाहिर है जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ क्वाइट पीरियड होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, और ये आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे देखें नज़र भी आ रहा है, ये साउंड वेव यहाँ से बननी शुरू हो रही हैं। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली ब्रिंग माई कर्सर हेयर, और इसके शुरू का हिस्सा मुझे काटना है, दोनों ट्रैक्स को काट देना है, बिकॉज नीचे वाले पे भी कुछ नहीं एक्टिविटी हो रही। तो एक काटने का स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप कर्सर यहाँ पे रखें, और ये जो लेफ़्ट साइड वाला हेड है इसको मैं ड्रैग करके लेफ़्ट ले आऊँगा। तो ये जितना एरिया सेलेक्ट हो गया है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसको रिपल डिलीट कहते हैं। यानी कि ना सिर्फ वो डिलीट करेगा इस ट्रैक को, बल्कि राइट पे जो कुछ है, जितने भी ट्रैक हैं उनको सिंक्रोनाइज रखते हुए ट्रैक करके बिल्कुल लेफ़्ट पे ला के जोड़ देगा उसके साथ। तो मैंने कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस किया है, तो वो ना सिर्फ उसने उसको कट किया है बल्कि उसको गायब कर दिया, बाकी के ट्रैक्स को ड्रैग करके बिल्कुल लेफ़्ट पे ले आया है। अब हम प्ले करेंगे तो मेरी जो आवाज़ डायरेक्ट शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप अच्छा, ये बीच में मेरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। मेरा माउस जो माइक है वो बड़ा सेंसिटिव है, तो ये एरिया जो है जिसके अंदर थोड़ी सी आप देखें ये नज़र आ रही हैं आपको लाइन सी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, उसी तरह ड्रैग करके। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर प्ले करेगा, और मैं देखूँगा इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखें, मैंने हल्की सी मेरी आवाज़ है जो सांस लेने की है, मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए बीच में से। तो वही जो रिपल डिलीट का तरीका है, ये सिलेक्टेड पोर्शन को मैं बीच में से हटाना चाहता हूँ, और बाकी लेफ़्ट वाला राइट वाला दोनों ट्रैक ऐसे आपस में स्टिच भी हो जाने चाहिए। ये असल में 3 काम इकट्ठे कर रहा है, ठीक है, ये जो रिपल डिलीट होता है। अगर रिपल डिलीट ना करें तो पहला ये है कि लेफ़्ट वाली साइड पे रख के उसको कट करें, फिर हेड को राइट वाली जगह पे रख के कट करें, फिर दरमियान वाले क्लिप्स को सिलेक्ट करें और उनको डिलीट करें। ये 3 स्टेप्स में काम होता है, लेकिन ये रिपल डिलीट मज़े की चीज़ है। इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो इसने वो गैप ख़त्म भी कर दिया है, देखें, और आपस में क्लिप्स को जोड़ दिया है। और ये जो स्टिच नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रैक स्टिच हुआ है। अब यहाँ से प्ले करते हैं। आज मैं आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स जो है कैमटेसिया के, उनमें से एक इफ़ेक्ट है कॉर्नर राउंड, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो के 1 या 2 कॉर्नर या 3-4 सारे कॉर्नर साइडों से गोल कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि मैंने नॉर्मली जो अपनी वीडियो होती है, स्पीकर की वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा होता है कुछ,
उसको साइडों से राउंड किया होता है। तो आइए देखते हैं कि इफ़ेक्ट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यहाँ से अब मैंने अपनी जो फुल स्क्रीन एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा वीडियो का स्टार्ट होता है जनरली, उसके बाद अब मैंने स्क्रीन की तरफ लोगों को लेके जाना है और एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा दोनों ट्रैक्स को, और फिर राइट वाले जब हिस्से में हम आएंगे अगले हिस्से में, तो अपनी वीडियो को फिर मैं छोटा कर दूँगा, एक कॉर्नर में ले जाऊँगा और मेन स्क्रीन जो है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चलेगी। तो यहाँ पे रख के भी तरीका एक तो ये है कि मैं पहले दोनों ट्रैक्स को स्प्लिट करूँ, फिर उनको ड्रैग करके राइट करूँ, और एक स्मार्ट तरीका ये है, वो ये है कि शिफ्ट का बटन दबा लो और जितने भी ट्रैक उसके नीचे हैं हेड के, वो यहाँ मैं हेड के सेंटर पे रख के इसको ड्रैग करूँगा राइट पे। तो ये देखें, ये गैप क्रिएट हो गया है बीच में। इसका फ़ायदा ये होता है कि राइट साइड पे अगर एडिशनल एलिमेंट्स कुछ लग चुके हैं तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि वो सारे के सारे ड्रैग होके राइट पे चले जाएं। अच्छा, अब ये वाला जो मेरा हिस्सा है, इसके ऊपर मैं कुछ और काम करना चाहूँगा। इसको मैं कंट्रोल होम करता हूँ पहले, ये मैं वापस आ गया और थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया। अब ये जो आगे वाले ट्रैक्स हैं ये अलग हो गए हैं। अब इस हिस्से के ऊपर मैंने क्या करना है कि इसको अगेन शिफ्ट दबा के यहाँ पे रख के मैं राइट पे घसीटूँगा तो सारा प्रोजेक्ट राइट पे चला जाएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ मैंने अपना स्टार्ट का एक सॉर्ट ऑफ ऐड जो मेरा वीडियोज़ में आप देखते होंगे वो डालना है। अब मैं अपनी लाइब्रेरी में आऊँगा, इसमें जो मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं एड्स वो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। अपने इंट्रोज़ मैंने बनाए हुए हैं, यानी कि वीडियो के स्टार्ट पे। जी, ये मेरा एक स्टार्ट क्लिप है जो नॉर्मली मैं वीडियो में डालता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर वाले ट्रैक पे ला के ड्रॉप कर दिया और बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सारे ट्रैक इसके साथ आके मिल जाएँ। तो उसका तरीका ये होगा, मैं यहाँ से शिफ्ट दबाऊँगा और इसको घसीट के इसके साथ ले आऊँगा। अब थोड़ा सा जूम इन करके देखने की ज़रूरत है कि ये ओवरलैप तो नहीं हो गई। ये देखें, ये ओवरलैप थोड़े से हो गए हैं। तो मैं नीचे वालों को अब शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब इनको घसीट के ऐसे लाऊंगा कि ये देखें अब स्नैप हो गए, येलो लाइन आ गई है दोनों तीनों ट्रैक्स पे, तो ये स्नैप हो गया है। अच्छा, अब मैंने शिफ्ट दबा के हेड से घसीट के राइट पे इसलिए नहीं लाया कि इस तरीके से ये ऊपर वाला तीसरा ट्रैक भी कट जाना था बीच में, जो कि मैं नहीं चाहता था। अब इनको आप प्ले करके देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा स्टार्ट का ट्रैक है, कंट्रोल होम। तो अच्छा, ये जो इसका टाइटल है मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे राइट साइड पे पहली लाइन पे आता है नेवर स्टॉप लर्निंग, फिर फ्री कोर्स बाय सिकंदर मीर साहब। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं कोर्स का असल में नाम देना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स। और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको प्ले करके देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी, अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैं पूरे का पूरा विजुअली नज़र आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो चाहे तो ऐसे ही इसको छोड़ दें वीडियो को, या इसके ऊपर भी मैं विजुअल इफ़ेक्ट एक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर बोल रहा होता हूँ, वो भी एक विजुअल इफ़ेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स में जाएँ तो ये एक चीज़ है डिवाइस फ्रेम, इसको आपने घसीट के इसके ऊपर डाल देना है। तो आप देखें, आपकी जो बैकग्राउंड है वो एक ऑफिस की बन गई है जिसमें एक मॉनिटर पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर बोल रहे हैं। नो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड नीट एंड क्लीन। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इधर प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, इसमें काफ़ी सारे डिवाइस फ्रेम्स अवेलेबल हैं। इसको ड्रॉप डाउन करें, ये डेस्कटॉप अवेलेबल है जो कि अभी सिलेक्ट है। आईफोन अवेलेबल है, आप फ़ोन के अंदर बात कर रहे होंगे लेकिन ये ज़ाहिर बहुत छोटा लगेगा। मैकबुक प्रो ये आप चूज़ करें तो एक ये फ्रेम आ जाएगा। इस तरह नीचे देखें बेशुमार हैं, लेकिन वो नॉर्मली उसमें स्क्रीन छोटी है। आईपैड है, आईपैड भी छोटा होता है नेचुरली, क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, तो उस पे जब इतनी छोटी स्क्रीन नज़र आ रही होगी तो बहुत छोटा लगेगा। जेनेरिक स्मार्टफोन, तो सबसे ज़्यादा जो आपको बड़ी पिक्चर दिखाता है मैकबुक प्रो है या डेस्कटॉप है, तो हम इसको मैकबुक प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर लग गया। अब यहाँ पे नॉर्मली जब स्पीकर फुल स्क्रीन पे आ रहा होता है तो उसका तारुफ़ी नाम नीचे आना होता है, वो भी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने लेके लाइब्रेरी में आए। इसमें मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर मेरे नाम के बने पड़े हैं। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं एसेट्स और उनको लाइब्रेरी में सेव किया हुआ है। ये मैं ला के इसको ये माउस अपने हेड की जगह पे रख दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि जब ये प्ले होगा। यूट्यूब चैनल मीर साहब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको विजुअल ये एक तारुफ़ी जो मेरा नाम है नज़र आ रहा है, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ताकि जो ब्लैक स्क्रीन है पोर्शन है कंप्यूटर का उसके ऊपर ये नज़र है। इसको मैं लेफ़्ट राइट भी ड्रैग कर सकता हूँ, ये अपने मैं एरो कीज़ की मदद से जहाँ इसको पोजीशन करना चाहता हूँ कर लूँगा। उनमें से एक इफेक्ट है कॉर्नर राउंडिंग, जो अपनी वीडियो होती है स्पीकर की। अच्छा जी, अब ये मेरा जो इनिशियल पोर्शन है इसके मैं एंड पे आ गया हूँ और उसके बाद क्लिप्स चेंज होने हैं और फिर व्यूअर्स जो हैं वो स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो होंगे। इन बिटवीन चूँकि ये जॉइंट है, क्लिप्स का डिफरेंट स्क्रीन नज़र आनी है, तो उसको कवर करने का तरीका ये होता है या तो कोई ट्रांजिशन उसमें ऐड करते हैं ताकि वो एब्रप्ट चेंज ना लगे। और मैं क्या करता हूँ उसके बीच में अपना एक ऐड जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का वो फिट कर देता हूँ। तो वो भी मैंने इधर लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। लाइब्रेरी में आते हैं और ये मैंने घसीट के लाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैंने घसीट के राइट पे लेके जाना, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद इनको ड्रैग करना शुरू कर दिया ताकि आपस में सिंक्रोनाइज रहें। और जो ही ये स्नैप इन की लाइन नज़र आएगी वहाँ मैं छोड़ दूँगा। ये देखें, ये जो ही येलो लाइन नज़र आई तो मैंने छोड़ दिया। अब हम इसको प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जब इसने शिफ्ट ओवर किया है तो मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांजिशन भी लगा दूँ ताकि ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो मैं इसको घसीट के नीचे वाले के ऊपर ला के लगाऊँगा। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है मैंने कि इस पोर्शन में इसको मैंने छोटा कर देना है अपनी तस्वीर को, लेकिन इसको छोटा काटने से पहले मैं आपको एंड स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पे भी मैंने दोनों क्लिप्स को स्प्लिट करना है और एंड के क्लिप पे आपको याद होगा कि दोबारा मैंने फुल स्क्रीन पे आके राउंड अप अपना करना है, वाइंड अप करना है कि मैंने आज की वीडियो में क्या बताया। लिहाजा मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास को क्लिक करूँगा ताकि पूरा प्रोजेक्ट मेरा नज़र आ जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। प्रॉबेबली यहाँ से मैंने ये जो गैप नज़र आ रहा है आपको ऑडियो के अंदर, यहाँ से मेरा दूसरा एंड पोर्शन शुरू होता है। तो इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स आप जी, तो यही है। यहाँ से मैंने अब इसको नीचे वाले जो दोनों ट्रैक हैं, ऊपर वाला नीचे, इनको कट करके आगे करना है। तो नाजरीन, ये जो मेरी वीडियो का आखिरी पोर्शन है उसको मैंने कट करके थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लिया है और ये जो मेरा क्लोजिंग पोर्शन होगा इसके ऊपर भी मैं वही इफ़ेक्ट लगा देता हूँ डिवाइस फ्रेम वाला। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्क्रीन वाला, ये अब रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होनी, बल्कि मैंने समरी बयान करनी है अपनी वीडियो की। लेकिन ये पड़ा रहे तो अच्छी बात है, इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम वापस अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको मैंने, ये ऐसे थी स्क्रीन, तो इसको मैंने छोटा करके यहाँ पे ले आया हूँ। साथ ही इसको मैं कोई डिज़ाइन देना चाहूँ यानी कॉर्नर राउंडिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक इफ़ेक्ट है, विजुअल इफ़ेक्ट्स कॉर्नर राउंडिंग, ये उसको ऊपर मैं ड्रॉप करूँगा और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ से इसका रेडियस मैंने बड़ा किया तो ये एक ओवल शेप बन गई। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और छोटा कर दिया।
तो अपनी स्पीकर की पिक्चर को राउंड करके एक कॉर्नर में छोटा सा लगा दिया। उसके बाद ये पूरा ट्रैक जो है इसको हमने वैसे ही एडिट करना है। इसमें कोई नॉइज़ है उसको काटना है, क्वाइट पोर्शंस को काटना है, और बीच में जगह जगह पे हमने एडिशनल कोई एलिमेंट्स अगर डालने हैं तो वो डाले जा सकते। जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये चैनल सब्सक्राइब वाला बटन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इसको यहाँ ला के छोड़ दूँगा और वो एक मैसेज दे रहा है कि ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से फिल्माया गया है, आपकी वीडियो 30 फ्रेम्स पे। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि कीप द प्रोजेक्ट एट 30 फ्रेम पर सेकंड। ये इसको प्ले यहाँ से किया। मैं कॉर्नर राउंडिंग वाले को अब ये चूँकि काफ़ी ऊपर है, मैं इसको अपने एरो हेड से ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा जहाँ पे इसको नॉर्मली होना चाहिए। यहाँ इसको छोड़ दिया जी। तो इसी तरीके से ये सारी वीडियो मैंने एडिट कर ली है। अभी मैं यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन है उसके और इसके बीच में एक एलिमेंट डालूँगा अपना, और ये मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब इन दोनों को मैं शिफ्ट दबा के इकट्ठा किया और ये गैप कवर कर दिया। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। हो जाएगा। ये आखिरी पोर्शन में भी मैंने डिवाइस फ्रेम लगा दिया है। अब इसके एंड पे जाके मैंने एक छोटा सा क्लोजिंग का एलिमेंट लगाना है। उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि YouTube पे जब आपकी वीडियो एंड पे आती है तो आखिरी 7, 8, 10 सेकंड से पहले वहाँ पे 4 कार्ड्स आ जाते हैं जो अगली वीडियोस का एक किस्म का ऐड होता है। तो उस वक़्त अगर आप वो काम की बात कर रहे हैं तो वो फिर ज़ाहिर है उसके नीचे छुप जाएगी। लिहाजा उस वक़्त आप सब्सक्राइब माय चैनल का एक ऐड डाल देते हैं ताकि वो छुप भी जाए तो इट डजंट मैटर। तो ये मैं एक चीज़ ला के यहाँ पे अभी इंस्टॉल करूँगा। तो ये मैंने एक आखिरी एलिमेंट ऐड कर दिया है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने तकरीबन सारे बेसिक जो काम करने वाले होते हैं वीडियो एडिटिंग में वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप अपनी पहली वीडियो इससे सीख कर, इसको देख कर एडिट कर सकेंगे। मज़ीद एडवांस फीचर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में फिर आपको बताऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर साहब। आज मैं आपको कैमटेसिया के जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं उनके अंदर एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम है क्लिप स्पीड, उसके बारे में बताऊंगा। इस स्पीड वाला विजुअल इफ़ेक्ट लगाकर आप किसी भी क्लिप की स्पीड बढ़ा सकते हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, या उसको स्लो कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगने हैं, तो वो बड़ा बोरिंग प्रोसेस होता है। ज़ाहिर है वो आप अगर नॉर्मल स्पीड पे 1x पे चलाएंगे तो 2-3 मिनट करने को कुछ नहीं होता, और जो ऑडियंस हैं, आपके व्यूअर्स भी बोर होंगे। तो उस क्लिप को आप फास्ट स्पीड पे चला सकते हैं। तो इस जगह पे आप इस वाले इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये एक फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है जिसका मैंने क्लिप बनाया हुआ है, और ये टाइमलाइन के ऊपर क्लिप पड़ा हुआ है। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 मिनट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ रही है। इस क्लिप की टोटल लेंथ यहाँ पे आ रही है 2 मिनट और 5 सेकंड। और अब मैं आता हूँ विजुअल इफ़ेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ये जो 2 क्लॉक बने हुए हैं ये क्लिप स्पीड है। इसको मैं ला के इस क्लिप के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा।
तो अभी मैंने इसकी स्पीड चेंज नहीं की, मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये किस स्पीड पे चलेगा। ये देखें, ये जो ग्रीन प्रोग्रेस बार है बड़ी स्लोली चल रही है और डेफिनेटली ये 2 मिनट और 5 सेकंड लगाएगी। अब हम इसको रोकते हैं और इसको मैं वापस करता हूँ। तो ये जो मैंने इसके ऊपर स्पीड वाला इफ़ेक्ट लगाया है, क्लिप स्पीड का, इसको जब ये जो एरो बना होता है, जब भी कोई इफ़ेक्ट आप लगाएंगे किसी क्लिप के ऊपर तो ये एरो को क्लिक करें तो वो इफ़ेक्ट नज़र आता है। आप मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं, वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। इसमें ये वाला जो इफ़ेक्ट होता है क्लिप स्पीड वाला, इसको ये क्लॉक के ऊपर जब माउस लाते हैं तो इस तरीके से ड्रैगिंग हैंडल बन जाते हैं, चाहे इधर ले आएँ चाहे इधर ले आएँ। तो इसको अगर आप माउस प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो क्लिप छोटा होता जा रहा है और मेरे माउस कर्सर के साथ ही उसकी क्लिक स्पीड भी मेंशन हो रही है, 1.13x हो गई है अभी। और नीचे उसकी ड्यूरेशन भी आ रही है कि 1 मिनट 37 रह गया, 1 मिनट 25 रह गया है। तो मैं चाहता हूँ ये 15 सेकंड पे आ जाए। और सिमिलरली आप देखें कि राइट साइड पे जहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल है उसके अंदर भी इसकी लेंथ वगैरह कम होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये अब इसकी स्पीड 25 सेकंड रह गई है, 24, 23, 19, 16 और ये 15 सेकंड और 27 फ्रेम रह गई। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ। अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तो ये 15 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी इसकी जो स्पीड है वो 7.91 टाइम मैंने तेज़ कर दी है और मिनट्स अभी 0 रह गए, उसमें 15 सेकंड और 27 फ्रेम इसकी लेंथ है। अब हम प्ले करेंगे तो देखें ये प्रोसेस बड़ी तेज़ी से अब मुकम्मल होगा। तो आई थिंक ये 15 सेकंड भी मैंने ज़्यादा रखा है, आप इससे जल्दी इसको ख़त्म कर सकते थे और भी काम इसको किया जा सकता था। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से आप ये वाला क्लिप स्पीड वाला इफ़ेक्ट किसी क्लिप पे लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्पीड आप स्लो कैसे करते हैं। मैं इसको वापस नॉर्मल जगह पे लेकर आता हूँ। ये इसको मैंने ड्रैग किया, साथ देखते जाइए 1 पे जब आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ये 1 पे आ गया, 1x, इस वक्त इसकी नॉर्मल स्पीड हो गई है। तो मैं इसको स्लो करना चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग करके आगे लेता जाऊँगा और जितना करना है, अगर 2 मिनट्स तक लेके जाना है, ये 3 मिनट और ये 4 मिनट पे आ गया। तकरीबन ये उसकी लेंथ डबल हो गई है तो इसको स्पीड हाफ हो गई। अब आप इसको प्ले करेंगे तो और स्लो चलेगा। तो नाजरीन, इस तरीके से आप किसी भी क्लिप की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कैमटेसिया 2022 के टाइमलाइन के ऊपर एडिटिंग करते हुए कुछ ऐसे हैंडी टिप्स देने वाला हूं जिनसे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये सबसे पहला है कि जब आपने कोई क्लिप मूव करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रैक नंबर 3 के ऊपर एक क्लिप है जो सबसे लेफ़्ट पे है, इसको मैं राइट को मूव करना चाहूँ तो माउस की मदद से इसको ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा कि जो स्पेसिंग है बिटवीन फर्स्ट क्लिप एंड सेकंड क्लिप, ये डिस्टर्ब हो जाएगी और एन मुमकिन है कि ये नीचे वाले ट्रैक के साथ सिंक्रोनाइज़ भी किए हुए हों। लिहाजा इस तरीके से मूव करना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो सूटेबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, रिपल मूव करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक ही ट्रैक के अंदर सारे जो क्लिप्स हैं उनको किस तरीके से इकट्ठा मूव किया जा सकता है। रिपल का मतलब है कि आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब ना हो। तो ये टॉप वाले ट्रैक में मैंने पहले क्लिप को सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट का बटन दबाया और अब मैं इसको माउस से लेफ़्ट बटन प्रेस करके जब मूव करूँगा तो ये तीनों क्लिप्स जो ऊपर वाले ट्रैक में इकट्ठे मूव करेंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि मैं माउस की मदद से इन तीनों को सिलेक्ट कर लूँ। अब मुझे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली माउस की मदद से क्लिक करके मैं इनको ड्रैग कर सकता हूँ। इसको कहते हैं रिपल मूव।
सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले जो क्लिप्स हैं इनके साथ भी इसकी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे सारे आइटम्स को अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड सेलेक्ट करके अब बग़ैर शिफ्ट दबाए मैं किसी एक जगह से भी पकड़ के इनको ड्रैग करूँगा तो पूरा प्रोजेक्ट मेरा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये ऐन मुमकिन है कि आपका प्रोजेक्ट विजिबल टाइमलाइन से बहुत दूर हो तो आपको सारे आइटम को सिलेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उस सूरत में आप हर ट्रैक के ऊपर, हर ऑक्यूपाइड ट्रैक के ऊपर जो पहला आइटम है उसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के पहला, दूसरा, ये तीसरा, तीनों ट्रैक ऑक्यूपाइड है, सिर्फ मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट दबाए रखें और इसको राइट मूव करें तो पूरा प्रोजेक्ट आपका मूव हो जाएगा। इस सूरत में जो राइट पे फर्दर आइटम्स हैं वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने शिफ्ट दबाया हुआ है। इसको कहते हैं रिपल मूव। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है आप स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस वाले ट्रैक को यहाँ पे स्प्लिट करना है और उसके अंदर कोई चीज़ मैंने डालनी है तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ये जो स्प्लिट का आइकॉन है इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ और इसके अंदर अगर मैंने कोई आइटम डालना है तो उसके अंदर उसको फिट कर सकता हूँ। और अगर आपने मल्टीपल ट्रैक्स पे करना हो, मसलन इन दोनों ट्रैक्स पे मैंने करना है तो इन दोनों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं स्प्लिट का बटन दबाऊंगा तो ये दोनों ट्रैक जो हैं स्प्लिट हो गए। अब मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करके दोनों को मूव कर सकता हूँ और इसके बीच में कोई भी आइटम फिट किया जा सकता है। और एक इससे भी आसान तरीका है रिपल स्प्लिट करने का, वो ये है कि आप बेशक सिलेक्ट किसी आइटम को ना करें, शिफ्ट का बटन दबा लें और यहाँ जो हेड है, प्ले हेड, इसके ऊपर माउस रखें, लेफ़्ट बटन क्लिक करें और इसको राइट पे ड्रैग कर दें तो आपके राइट पे जितना भी प्रोजेक्ट है वो सिंक्रोनाइज तरीके से राइट को मूव कर जाएगा और बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अच्छा, एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा इंट्रो है, इसको मैं इस जगह पे यहाँ पे कट करके डालना चाहता हूँ। तो इसका एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि मैं शिफ्ट को प्रेस करूँ और इस हेड को मूव करूँ तो ये सारा कुछ राइट पे मूव हो जाएगा। उसके बाद मैं इस वाले क्लिप को ला के यहाँ इसके अंदर फिट कर सकता हूँ, यानी स्प्लिट एंड इंसर्ट का फंक्शन। लेकिन इसका एक इससे बेहतर तरीका ये है, वो ऐसे है कि ये जो क्लिप मैंने इसके अंदर फिट करना है, इंसर्ट करना है, उसके ऊपर एक साइड पे रखा अपना प्ले हेड और रेड वाले को ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लिया। नो आई वांट के ये वाला क्लिप इसके अंदर इतनी जगह बन जाए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो मीडिया क्लिप है नीचे वाला, इसके ऊपर मैं माउस रख के राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी इंसर्ट टाइम। जब मैं ये करूँगा तो एग्जैक्टली इस क्लिप, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ तो आप देखें ये जो क्लिप मैंने इंसर्ट करना था एग्जैक्टली उसके बराबर उसने टाइम जो है वो मुझे इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। नाउ कैन आई ईज़िली ब्रिंग दैट क्लिप विद इन दी 2 क्लिप्स। जी, इस फंक्शन को कहते हैं इंसर्ट टाइम, यानी कि जितना लंबा आपका क्लिप था एग्जैक्टली उतना टाइम आपने बीच में एक गैप क्रिएट कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है एक्सटेंड फ्रेम और फ्रीज़ फ्रेम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी वीडियो क्लिप के ऊपर अपनी ऑडियो कमेंट्री दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं और वीडियो तो एक ख़ास स्पीड से बढ़ती जा रही है, आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ऐड करनी है वॉइस की सूरत में, तो आप चाहते हैं कि वो कोई एक फ्रेम जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि उस अरसे में आप ज़्यादा कमेंट्री ऐड कर सकें। ये यहाँ पे जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं क्रॉस ओवर कर रही हैं, इस जगह पे मैं करना चाहता हूँ स्प्लिट फ्रेम। तो ये मैंने एक्सटेंड फ्रेम दबाया और इसको 5 सेकंड्स कर दिया तो ये फ्रेम मेरा एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें गाड़ियाँ यहाँ पे रुक गई हैं। अब मैं मज़ीद उसके अंदर अपनी कमेंट्री ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने सिर्फ अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट किया था और उसको उसमें फ्रेम ऐड किया है। ऊपर जो वॉइस है वो उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगी अगर वो स्पेशली आपकी वॉइस ओवर है। तो इसको अनडू करते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपने दोनों क्लिप्स को इकट्ठा उनके अंदर फ्रेम ऐड करना है।
तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले उन दोनों को स्प्लिट करते हैं और फिर उनके अंदर फ्रेम ऐड करते हैं। तो मैं इसको और इस वाले क्लिप को इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। अब इनको मैंने स्प्लिट कर दिया और इन दोनों को मैंने राइट पे मूव कर दिया शिफ्ट दबा के। अच्छा, मैंने इनको अब स्प्लिट करके गैप क्रिएट कर लिया। अब आपने ऑल्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर लाना है। तो आप देखिए एक्सटेंड फ्रेम का आइकॉन बन गया है। लेफ़्ट बटन क्लिक करके मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और जितना चाहूँ उसको खींच के ले जाऊँगा। तो ये निशान आ गया है इसका बीच में कि ये इतना लास्ट फ्रेम जो है वो एक्सटेंड हो गया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें वो काली गाड़ी वहीं पे स्टिल हो चुकी है। तो ये 5 सेकंड के लिए फ्रेम एक्सटेंड हो गया है। तो ऊपर जो आपको यहाँ पे गैप मिल गया है इसके अंदर आप अपना वॉइस ओवर ऐड करके रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। और इसका एक और इससे भी अच्छा तरीका है फ्रेम ऐड करने का या एक्सटेंड करने का। एक और तरीका है, उसको कहते हैं इंसर्ट एक्सपोर्टेड फ्रेम। तो आपने जौन सा फ्रेम ऐड करना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्लैक कार वाला जो फ्रेम है यहाँ से एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो अपने हेड को इस जगह पे रख के हेड के ऊपर टॉप पे राइट क्लिक करूँगा तो ऑप्शंस में आता है ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम। तो वो क्या करेगा कि यही वाला फ्रेम कैप्चर करके यहाँ ऊपर मुझे दे देगा। ये देखें ये फ्रेम यहाँ पे आ गया है और वो इतने सेकंड्स के लिए एक्सटेंड हो चुका है। अब मैं जब प्ले करूँगा तो नीचे वाला ट्रैक नज़र नहीं आएगा बल्कि ये स्टिल फ्रेम मुझे नज़र आएगा। प्ले करके देखते हैं। ये देखें तो ये तरीका स्प्लिट और एक्सटेंड फ्रेम से भी बेहतर है क्योंकि इसमें आपको अपने ट्रैक को कट नहीं करना पड़ता। आप एक सेपरेट फ्रेम उसका निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको टॉप पे फिट कर देते हैं। तो उम्मीद है ये सारे टिप्स जो हैं ये आपको पसंद आए होंगे और इनसे आपकी वर्किंग जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। ऐसे ही मज़ीद टिप्स देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मीर साहब। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप कैमटेसिया में कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कर्सर पाथ और कर्सर डाटा पॉइंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कैमटेसिया रिकॉर्ड करता है और आप अपनी मर्ज़ी से उन कर्सर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या कर्सर पाथ नए सिरे से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि कर्सर की मूवमेंट्स टाइम आप रैंडमली कर रहे होते हैं अनकंट्रोलेबली, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बुरी लगती हैं, उनको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्सर पॉइंट्स जनरेट करने या डिलीट करने के अलावा भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर आपके कर्सर या माउस के ऊपर ऐड कर सकते हैं ताकि उसको इन्हेंस किया जा सके। और अगर आपकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि एक वीडियो क्लिप है या एक पिक्चर है तो उसके ऊपर अगर आपने किसी मूवमेंट को ट्रैक करते हुए दिखाना है अपनी वीडियो में तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल कर्सर पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब मज़ेदार चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये एक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे रखी हुई है, ये एक पिक्चर है और ये एक आम वीडियो क्लिप है। जो कर्सर इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड से मिल जाएंगे। ये कर्सर इफ़ेक्ट्स हैं। इस पे 5 कर्सर इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं। पहला है कर्सर पाथ क्रिएटर।
इसको हम बाद में एंड पे देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्लिप्स के लिए है जिनके अंदर ऑलरेडी कर्सर पॉइंट्स रिकॉर्डेड नहीं हैं, यानी कि नॉन स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को वीडियो क्लिप या पिक्चर के ऊपर अगर आपने आर्टिफिशियल पाथ बनाना हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये कर्सर स्मूथिंग है और ये क्या करता है, ये ऑलरेडी एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट वाले पैनल में कर्सर को रैंडमली मूव किया जा रहा है और जब आपने स्मूथिंग अप्लाई कर दी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है। एक हम इसको देखेंगे। ये कर्सर हाईलाइट है, आपके कर्सर के गिर्द एक कलर ऑफ योर चॉइस का सर्कल बन जाता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं साइज़ और कलर में, और वो खूबसूरती से बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसी तरह ये कर्सर स्पॉटलाइट है, इसमें आपका जो कर्सर पॉइंट है वहाँ लाइट ब्राइट हो जाती है और इर्द गिर्द की जगह पे लाइट कम हो जाती है। और आखिरी पॉइंट है मैग्नीफाई। अगर आप कोई ऐसा बारीक टेक्स्ट दिखा रहे हो अपने व्यूअर्स को तो उसको ये मैग्नीफाई करके दिखाता है, स्पेशली अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो जिसमें स्क्रीन ऑलरेडी बहुत छोटी होती है तो आप ये वाला इफ़ेक्ट लगा के उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ और एक एक करके अप्लाई करते हैं। ये जनाब मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आपने मेरी कर्सर की मूवमेंट गौर करनी है। ये देखें रैंडमली लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है और इधर जाता है। अब मैं अगर इसके ऊपर ये कर्सर स्मूथिंग लगा दूंगा तो इसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाएं या यहाँ पे ले जाएं, एक ही बात है। तो अब हम इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं। तो जो ही आप कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं तो यहाँ ये एरो बन जाता है, इसको क्लिक करें तो नीचे वो आपको इफ़ेक्ट नज़र आता है। अगर आपको कभी शक हो कि इफ़ेक्ट जो है वो लगा है या नहीं लगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं प्ले करूँगा तो मेरी आप माउस की मूवमेंट को चेक कीजिएगा। अब ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो गई है, जो बीच में सर्कल्स बन रहे थे वो इसने गायब कर दिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको, ये तो सिंपल कर्सर है, इसका साइज़ वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए ये कर्सर हाईलाइट वाला इफ़ेक्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये मेरे इस पूरे क्लिप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पे ये हाईलाइट येलो कलर का आ गया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जब मैं यहाँ से हाईलाइट को सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें इसकी सर्कल की साइज़ जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ये देखें। और इसकी ओपेसिटी यानी कि इसके सी थ्रू फैक्टर जो है वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी सॉफ्टनेस यानी कि कितना शार्प होगा इसका सर्कल का जो एंड है। और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, अपनी चॉइस का कलर। आप ग्रीन रखना चाहते हैं ग्रीन कर लें, ब्लू करना चाहते हैं ब्लू कर लें, लेकिन आई थिंक सबसे अच्छा कंट्रास्ट येलो में ही नज़र आता है आपको। तो ये तो हो गया जनाब आपका कर्सर का हाईलाइट इफ़ेक्ट। अब हाईलाइट को मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें और उसकी बजाय मैं कर्सर स्पॉटलाइट वाला इफ़ेक्ट डालता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो भी यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि बाकी सारी स्क्रीन जो है वो डिम हो जाएगी, आपने गौर किया। और अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जब स्पॉटलाइट को तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ जाएंगी। इसका साइज़ स्पॉटलाइट का, ये इस वक्त कर्सर पड़ा है यहाँ पे इसलिए वो यहाँ पे चला गया। उसकी सॉफ्टनेस सैचुरेशन, इसको मैं मूव करता हूँ तो ये इतना बड़ा सर्कल है, बाकी स्क्रीन डिम हो चुकी है। इसको आप चेक कर सकते हैं, सैचुरेशन इसकी कम या ज़्यादा, ओपेसिटी यानी कि बाकी स्क्रीन की ओपेसिटी कितनी रखनी है आपने। तो ये बिल्कुल सर्कल हो गया। ये उसकी ब्लरनेस यानी कि उसके एजेस कैसे नज़र आएंगे और ये उसका सर्कल का साइज़ कितना बड़ा आपने रखना है। अब आप मूव जब करेंगे तो कर्सर की मूवमेंट के साथ साथ ये हाईलाइट मूव करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और लास्ट इफ़ेक्ट जो है वो मैग्नीफाई का है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये मैंने मैग्नीफाई का इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगा दिया। अब आप गौर करें कि कर्सर के इर्द गिर्द एक मैग्नीफिकेशन ग्लास बन चुका है और जब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये जो सर्कल है ये देखें बड़ा हो गया मैग्नीफाइंग वाला, और जो अंदर स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट है वो भी आप नज़र आना शुरू हो गया। यू कैन रीड इट। इस वक्त आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते उसको, और अब आप मुलाहिज़ा करें आप उसको पढ़ सकते हैं। ये इसका जूम कितने गुना करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, ये देखें। ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके इर्द गिर्द शेडो बना सकते हैं। ये डार्क सा शेडो आ गया है और सॉफ्टनेस, उसका किनारा कितना सॉफ्ट ये शार्प होगा। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, अब आपने गौर किया कि वो जो नीचे टेक्स्ट है वो कितना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर नज़र आ गया है। तो जनाब ये वाले इफ़ेक्ट थे जो आप किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा के देख सकते हैं। अब मैं आपको ये जो क्रिएट कर्सर पाथ वाला है
वो इफ़ेक्ट इस वीडियो या ऑडियो क्लिप के ऊपर लगाना सिखाता हूँ। अभी हम इस क्लिप के ऊपर आ जाते हैं। तो गौर करेंगे वो जो इस क्लिप पे हमने इफ़ेक्ट्स लगाए थे वो अगले क्लिप्स पे नहीं जाते। जो भी इफ़ेक्ट्स या बिहेवियर्स आप लगाते हैं किसी क्लिप पे वो उसी क्लिप के ऊपर लगते हैं, बाकी जो चीज़ें टाइम लाइन पे हैं उनके ऊपर नहीं लगते। अच्छा, ये एक पिक्चर है, इसके अंदर ये एक गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये एक विंडो है। तो मैं इस सिचुएशन में एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक शूटर है प्रॉबेबली, या हो सकता है, और उसने इस गाड़ी को मारा होगा। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट कर्सर पाथ ला के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो ये दो उसने पॉइंट मुझे दे दिए हैं, इनमें से एक जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैंने इधर आपके टाइम लाइन पर सिलेक्ट किया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी, मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी और ये खिड़की के ऊपर ला के छोड़ दिया। अब ये कर्व पाथ है, इसको मैं ऐसे करके ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ और ये यहाँ से स्ट्रेट कर्व भी ले सकता हूँ। ये करूँगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने कितना टाइम लगना है उसकी मूवमेंट में, वो यहाँ से कंट्रोल होगा, ये कितना फास्ट वो मूवमेंट करेगा। तो अब कर्सर का साइज़ यहाँ से बड़ा करते हैं ताकि कर्सर नज़र आना शुरू हो जाए। वो नीचे देखें, ये नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं इसकी मूवमेंट करवाता हूँ यहाँ से लेके, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। आपने नीचे से ऊपर अगर शो करना हो तो इसको घुमा देते हैं, इसको नीचे ले आएँ और इसको ऊपर ले आएँ। अब मूवमेंट यहाँ से ऊपर होगी। अब चूँकि ये पॉइंटर है खाली, तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। पॉइंटर का साइज़ अगर से आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये येलो सर्कल नज़र आए ताकि ये और प्रोमिनेंट हो जाए। तो मैं हाईलाइट को उठाकर वो भी इसके ऊपर डाल दूँ। तो इसके ऊपर मैंने जब ये अप्लाई किया तो ये नज़र आ गया है इस वक्त। अब आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको नए सिरे से प्ले करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से खूबसूरत मूवमेंट जो है पाथ की नज़र आ रही है। इसकी स्पीड आपने तेज़ करनी हो तो आप उसको, वो जो पॉइंट्स थे उनको ड्रैग करके नज़दीक कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इस इफ़ेक्ट की बजाय आपको ये वाला कर्सर स्पॉटलाइट वाला इफ़ेक्ट दिखाते हैं। अब क्या होगा कि बाकी की स्क्रीन जो है वो डार्क हो जाएगी और उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा कर लें ऐसे, और अब आप मूवमेंट इसकी देखें। जी, अब हम मूव करते हैं एक वीडियो क्लिप की तरफ। ये एक वीडियो क्लिप है जिसके में एयरपोर्ट के ऊपर कुछ मूवमेंट है और गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक आदमी जो यहाँ से मूव करके इधर गया है, इसका पाथ जो है या इसकी मूवमेंट में ट्रैक करके स्क्रीन पे दिखाऊँ। और अब मैं इसके ऊपर एक पाथ क्रिएट करता हूँ, कर्सर पाथ क्रिएटर। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और इधर से मैंने इसको प्ले किया। तो ये गौर करें, इसके अंदर ये दो हैंडल्स आपके पास आ जाते हैं। ये जो इस वक्त है ये एंड पॉइंट है और ये जो है ये स्टार्ट पॉइंट है। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से ये बंदा मूव करता है और इधर को जाता है। तो यहाँ तक मैंने इसकी मूवमेंट ट्रैक करनी है और स्ट्रेट लाइन में करनी है। तो ये वाला पाथ मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसके ऊपर मैं ये वाला हाईलाइट भी लगा देता हूँ ताकि वो बेहतर फॉर्म में नज़र आए। अब हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं। तो आप गौर करें कि उस आदमी के साथ साथ वो चल रहा है, लेकिन आदमी तेज़ चल रहा था, लिहाजा मैं इसकी मूवमेंट तेज़ करने की ज़रूरत है। मैं इसका फासला जो है कम कर दूंगा टाइम स्केल पे ताकि वो तेज़ मूव करे। और दूसरा, उसका साइज़ छोटा था तो मैं उसका साइज़ भी बड़ा करता हूँ। ये देखें, अब दोबारा से प्ले करते हैं। बहरहाल उसकी स्पीड अभी भी मैच नहीं हुई। वो हम यहाँ से, चूँकि क्लिप बहुत छोटा है साइज़ में, तो उसको मैनेज करना मुश्किल है। अगर क्लिप लंबा हो तो इजीली स्पीड आप उसके साथ मैच कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद अब हम हाईलाइट की बजाय ये कर्सर स्पॉटलाइट वाला इफ़ेक्ट डाल के देखते हैं। कर्सर स्पॉटलाइट में साइज़ आप उसका बड़ा कर दें और वो बंदा आपको चलता हुआ वाज़े तौर पे नज़र आएगा। जी, अब हम प्ले करते हैं। अच्छा, इधर से इसको फिनिश एडिटिंग कर दें ताकि वो बाकी की लाइनें आपको नज़र आनी बंद हो जाए। जी, आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। या आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में जब जेम्स बॉन्ड स्टार्ट करता है फ़िल्म, तो इस तरीके से एक वाइट हॉलो के अंदर वो मूव करता हुआ आता है और फाइनली यूँ अपना पिस्टल निकालता है और शूट करता है। तो पिस्टल तो यहाँ इसने नहीं निकाला, लेकिन सीन बिल्कुल वैसा है। ज़रा दोबारा गौर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वाला जो क्रिएट कर्सर पाथ है ये आपको कई जगह पे मिल जाता है मेन्यू में। एक तो ये कर्सर इफ़ेक्ट्स के अंदर है, दूसरा आप विजुअल इफ़ेक्ट्स के अंदर भी आपको ये मिल जाता है। ये देखें, यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है क्रिएट कर्सर इफ़ेक्ट्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल मीर साहब। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी आपने जो हसीनाओं के चेहरे पे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट देखा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप आसानी के साथ कैमटेसिया के अंदर ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैंने ये एक पिक्चर टाइमलाइन पे पोजीशन की हुई है और आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला इफ़ेक्ट आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स में मिलेगा। ये स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट है। इसको आप सबसे पहले जिस आइटम पे लेके जाना है वहाँ आप ला के ड्रॉप कर देंगे। ये स्पॉटलाइट का सेंटर शो करता है और ये इसकी लाइट की पोजीशन है। जो इफ़ेक्ट मैंने दिया है उसके लिए आपको इन दोनों को एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा ताकि ये सर्कल की फॉर्म में आ जाए, और फिर इसको उठा के आप जिस आइटम के ऊपर रखना है वहाँ पे कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेट मैंने दिखानी है। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। इसकी ओपेसिटी जो है फुल कर दें ताकि बाकी की पिक्चर जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए, और अगर आप वो पिक्चर भी थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं तो फिर आप ओपेसिटी अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी की पिक्चर बिल्कुल नज़र ना आए, तो ओपेसिटी आप बिल्कुल कम कर दें। ये उसकी ब्राइटनेस है सर्कल की, और ये उसकी फोकस का मतलब है कि उसका एरिया, इफ़ेक्टिव एरिया कितना होना चाहिए। तो ये चूँकि मैं पूरी प्लेट दिखाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आके मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं अपने वीडियो हेड को आगे मूव करूँगा टाइमलाइन पे, और कितनी देर के बाद मैंने उसको शिफ्ट करना है उस जगह पे आके आप हेड को छोड़ दें। और अब आप चले जाएं एनिमेशंस के अंदर। यहाँ एनिमेशन टैब सेलेक्ट करें और आप कस्टम एनिमेशन उठा के उस जगह पे रख दें। तो कस्टम एनिमेशन का ये जो हेड है, लीडिंग हेड, इसको आप ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं टाइमलाइन पे। जब ये रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि अब ये अगली चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होगी। अब आपने इसी फोकस को उठा के कहीं और ले जाना है। ये मैं इसको दूसरी प्लेट पे ले आया हूँ और इसके फोकल पॉइंट को भी इधर ले जाऊँगा। जी, तो अब ये दूसरे वाली प्लेट हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं हेड को मज़ीद आगे मूव करता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक और एनिमेशन लगाऊंगा कस्टम, और मेक श्योर कि इसका जो सर्कल है, हेड सर्कल, वो रेड हो जाए। अब मैं इसको उठा के आगे ले जाऊंगा। ये लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सन बना हुआ नज़र आ रहा है। हमने इन दोनों को एक ही पोजीशन पे कर देना है ताकि वो सर्कल की फॉर्म में आ जाए। ये आ गए। अब आप यहाँ से उसकी ओपेसिटी कम कर दें, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दें, और उसका ये रेडियस कंट्रोल कर लें। अब यहाँ पे मैं मज़ीद एक एनिमेशन लगाऊंगा, इसको यहाँ पे ला के। जी, तो अब मैं चाहता हूँ
कि इसके बाद से वो एनिमेशन गायब हो जाए, यानी कि स्पॉटलाइट वाली, और पूरी टेबल नज़र आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद से अपने क्लिप को यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट मैंने इसलिए किया है कि आप स्प्लिट किए बग़ैर वो वाला इफ़ेक्ट गायब नहीं कर सकते। यानी अब मैं चाहता हूँ कि स्पॉटलाइट वाला इफ़ेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाए। तो ये मैं अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो जो बाकी का पोर्शन होगा उस पर ये पूरी टेबल नज़र आ जाएगी। अब हम इसको शुरू से प्ले करते हैं। तो जनाब इस तरीके से आप ये वाली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी स्पॉट्स आप मूव करते रहें। और उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि सर्कल की बजाय आप स्पॉटलाइट को किसी एक एंगल पर रख के भी अपनी पिक्चर को शो कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर हम दोबारा स्पॉटलाइट वाला विजुअल इफ़ेक्ट लेकर आएंगे। तो अब आप चूज़ करें कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। अगर ये एंगल से आपको लाइट चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं और इसको सेंटर पॉइंट को घसीट के कहीं भी ला सकते हैं। इसके सोर्स को इधर ले जा सकते हैं। ठीक है जी। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है वो टॉप सेंटर में आ गई है और ये उसका इफ़ेक्टिव एरिया है। ये कोन की शक्ल में लाइट जो है वो डलेगी, ये आपको जहन में रखना चाहिए। सिमिलरली आप इसको घुमा के राइट साइड पे भी ला सकते हैं और इसकी कोन का जो इफ़ेक्टिव एरिया है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब है कि बाकी का जो एरिया है वो कितना नज़र आना चाहिए, लाइक दिस मच, इसमें सारी टेबल नज़र आ रही है। जो ब्राइट एरिया है वो कितना ब्राइट होना चाहिए वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फोकस का मतलब है कि उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, जो कोन की चौड़ाई है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्यूअर ये है तरीका स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरा चैनल। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जब भी आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं कैमटेसिया की टाइमलाइन के ऊपर, तो आपको उसके अंदर कर्सर की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और ये आपको देखें कर्सर की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। इसमें आप 2-3 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो कर्सर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखें कर्सर इस वक्त बहुत टाइनी सा है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा, इसको आप ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि इसके नीचे से जो कुछ लिखा हुआ है वो भी नज़र आता रहे। और तीसरी चीज़ है एडिट द कर्सर पाथ। आपने देखा होगा कि जब आप फारिग टाइम होता है आपका स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप माउस को बेध्यानी में उल्टा सीधा घुमाते रहते हैं और आपका माउस काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी मूवमेंट्स करता रहता है, जो कि बाद में रिकॉर्डिंग में अच्छी नहीं लगती। अभी आप गौर करिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। ये कर्सर मेरा टॉप पे है, ये बिला मकसद नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर 2-3 उसने लेफ़्ट राइट हेजी सी मूवमेंट की हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट्स बुरी लग रही हैं, इनको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए हम एडिट कर्सर पाथ करेंगे और ये 2 ऑप्शन देता है। पहली तो ये है सिंप्लीफाई द एग्जिस्टिंग पाथ, यानी कि जो पाथ बना है उसी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दें तो वो शॉर्टन हो जाएगा। और लेकिन अगर ये भी पसंद ना आए, आप चाहें कि नहीं मैं नए सिरे से पाथ क्रिएट करूं, तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद होती है नीचे वाली क्रिएट न्यू पाथ। तो पहले हम सिंप्लीफाई एग्जिस्टिंग पाथ करना सीखते हैं। इसको कंटिन्यू कर दें। तो अब इसने क्या किया है कि जितनी भी मूवमेंट्स मैंने की हुई हैं वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दी हैं और ये बीच में उसके टर्निंग पॉइंट्स हैं या कंट्रोल पॉइंट्स हैं, कर्सर पॉइंट्स भी कहते हैं इनको। ये टाइमलाइन पे भी नज़र आ रहे हैं आपको, आप जूम इन करके देख सकते हैं और यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये वाली मूवमेंट ख़त्म करनी है तो आप 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें माउस से, डिलीट कर्सर पॉइंट, ये डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट कर्सर पॉइंट, ये डिलीट हो गया। तो जो जो बीच में से डिलीट होता जाता है वो लाइन स्ट्रेट होती जाती है। डिलीट कर्सर पॉइंट, डिलीट हो गया। डिलीट कर्सर पॉइंट, ये डिलीट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी मूवमेंट, ये 2 पॉइंट्स रह गए, इनके बीच में क्या है। ये भी बिल्कुल यूज़लेस मूवमेंट है। ये सारे पॉइंट जो हैं ये ठीक नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो अब जनाब एक पॉइंट रह गया है, मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा माउस जो है वो सीधा इस शॉपिंग कार्ट के ऊपर आ जाए, यानी कि मैं ख़ुद पाथ क्रिएट करना चाहता हूँ। जो एग्जिस्टिंग पाथ था वो एडिट करने के काबिल नहीं था। बाय द वे बाकी के भी इस तरह आप बारी बारी देख सकते हैं, अगर वो एडिट करने के काबिल हो तो उनको एडिट कर लें। पॉइंट ए और पॉइंट जी के बीच में जितने फालतू पॉइंट्स हैं उनको डिलीट करते जाएं। तो यहाँ पे मैं अब बी पॉइंट जो ख़ुद क्रिएट करूँगा, उसके लिए इसको मैं करूँगा फिनिश एडिटिंग। अच्छा, अब इसको दोबारा एडिट पाथ करूँगा तो ये मुझे वो ऑप्शन नहीं देगा जो कि मुझे चाहिए। ये देखें स्ट्रेट में ये एडिट एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर चला जाता है। इसको मैं फिनिश करके ये नीचे वाला एक रिस्टोर पाथ मुझे दबाना पड़ेगा और फिर मेरे पास ऑप्शन आएगी कि अब इसको क्लिक करूँगा तो अब उसने मुझे दूसरी ऑप्शन दी है क्रिएट न्यू पाथ, यानी कि पूरे एक क्लिप के ऊपर आप इन दोनों में से एक ही ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगा तो इसने मुझे देखें 2 हैंडल दे दिए हैं। ये पहला मैंने रखा यहाँ पॉइंट ए पे जहाँ से मैंने स्टार्ट करना था, और दूसरा पॉइंट मैंने रखा ये शॉपिंग कार्ट के ऊपर। तो इसने एक स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर दी है। अगर ये मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन थोड़ी नीचे से होकर जाए, तो मैं इस हैंडल की मदद से इसका पाथ कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखें ऐसे जैसे मैं चाहूँ इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये वाला पाथ जो है थोड़ा सा कर्व के साथ मुझे पसंद है, तो ये मैंने छोड़ दिया और इसको फिनिश एडिटिंग कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये मूवमेंट किस तरीके से होगी। ये देखें एग्जैक्टली उस तरीके से उसने एक नया पाथ क्रिएट कर दिया है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग पाथ को एडिट कर सकते हैं या नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी जो आपने स्क्रीन पे एक टिकर देखा है मेरे नाम का, जो लेफ़्ट साइड से स्लाइड करता हुआ स्क्रीन के ऊपर आया और फिर चंद सेकंड के बाद गायब हो गया, इसको कहते हैं लोअर थर्ड। और लोअर थर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्क्रीन का जो आपका हिस्सा होता है 1/3 नीचे वाला, उसके ऊपर नॉर्मली इस तरह के टिकर्स चलाए जाते हैं। और इनमें स्पीकर का नाम हो सकता है, आपके चैनल का कोई प्रमोशनल बैनर हो सकता है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप टिकर की फॉर्म में स्क्रीन पे चलाना चाहें उसको चला सकते हैं। और उसकी मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऑल द वे थ्रू द स्क्रीन हो सकती है, या मिड में जाके वो वापस आ सकता है। वट एवर डिज़ाइन यू वांट यू कैन क्रिएट इट। ये वाले जो लोअर थर्ड्स हैं ये आपकी कैमटेसिया की लाइब्रेरी के अंदर रेडीमेड भी पड़े होते हैं। ये लाइब्रेरी क्लिक करें और इस पर कैमटेसिया 2022 या जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उसको क्लिक करें, तो उसके अंदर आपको ये काफ़ी डिज़ाइन इसके मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीन पे इस तरह के बेशुमार हैं। बहरहाल आप अपना डिज़ाइन ख़ुद से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये किया हुआ है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लोअर थर्ड अपना आप ख़ुद से एक ख़ूबसूरत सा अपने लोगों के साथ किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप एनोटेशंस में आ जाएं और बेसिकली टेक्स्ट बॉक्सेस आपने यूज़ करने हैं और एक अपना लोगो यूज़ करना है। ये यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करें, यहाँ पे इसको ले आएँ। इसका साइज़ मैंने एडजस्ट कर लिया और एक मैंने और बॉक्स लाना है जिसके ऊपर मैं अपना लोगो डिज़ाइन करूँ। ये हो गया रेक्टेंगुलर और ये हो गया एक स्क्वायर। अच्छा जी, इसके ऊपर जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख लें। इसको डबल क्लिक करें, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, सिकंदर मीर मैंने लिख लिया। इसके टेक्स्ट को मैंने यहाँ से बोल्ड कर लिया या बोल्ड इटैलिक कर लिया, वट एवर आई वॉन्ट, बोल्ड इटैलिक कर लिया। ये जो बॉक्स है इसके ऊपर टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने डिलीट कर दिया। और इसके ऊपर मैं अपना मोनोग्राम लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों बॉक्सेस के इर्द गिर्द एक बॉक्स वाइट कलर की लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो और इसकी जो आउटलाइन है ये वाइट कलर की है और इसकी थिकनेस मैं जितनी चाहूँ कर सकता हूँ। ये मैंने इसका बॉर्डर डिज़ाइन कर लिया, इसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका भी इसी तरीके से बॉर्डर डिज़ाइन करूँगा। ये आउटलाइन हो गई
और ये इसकी थिकनेस आप लीजिए जनाब। तो ये इसकी आउटलाइन भी होगी। अब मैं इसके लिए यहाँ पे अपना मोनोग्राम लेकर आऊँगा, मीडिया में आए, और यहाँ पे मैंने ये अपना मोनोग्राम ऑलरेडी रखा हुआ है। इसको मैंने ला के इसके ऊपर किया। अब इसका साइज़ मैं छोटा करता जाऊँगा। ये मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर फिट आ जाए। अब इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और प्रिसाइजली इसका साइज़ जो है मैं यहाँ से ये 15.2 है, मैं इसको 13 कर देता। तो ये देखें ये उसके अंदर फिट आ गया है। अब इसको एरोज़ की मदद से मैं प्रिसाइजली एडजस्ट कर लूँगा उसकी पोजीशन। ये ले जनाब, ये मेरा जो मोनो है मीर साहब मोनोग्राम, ये इसके अंदर फिट आ गया। अच्छा, अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा क्योंकि ऊपर इनके मैंने एनिमेशन लगानी है। तो कैम्टेसिया में ये प्रोविजन होती है, जब आप दो चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कंबाइन एनिमेशन लगाई जा सकती है। तो मैंने ये लोगो को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के कॉल आउट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी दबा दिया। तो ये यहाँ पे देखें टाइम लाइन पे ये ग्रुप बन गया है। अब ये इकट्ठे मूव कर सकता हूँ इनको। अच्छा जी, अब करना ये है कि मैंने इनके ऊपर एनिमेशन लगानी है, इन दोनों के ऊपर। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो इनकी जो ड्यूरेशन है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ, कस्टम एनिमेशन में आ जाए, और ये ड्रॉप करके मैंने यहाँ पे रख दी। और ये एनिमेशन तकरीबन इतनी लंबी होनी चाहिए। अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन जब एंड हो तो इसकी ये पोजीशन होगी, लेकिन एनिमेशन जब स्टार्ट हो तो ये कहाँ होना चाहिए। मैं इसको अपने मार्कर को यहाँ पे रखूँगा उसके स्टार्ट वाले डॉट के ऊपर, और इसको मैं घसीट के ले जाऊँगा स्क्रीन से बाहर। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरफ से स्लाइड इन करती हुई आए। ये स्क्रीन से बाहर चली गई है। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये स्लाइड इन करती हुई आएगी, और ये चीज़ जो है, ये एरो कितना लंबा है एनिमेशन वाला, ये उसकी स्पीड डिसाइड करेगा। मैं इसको अगर लंबा और कर दूं तो ये स्लो हो जाएगा। आई थिंक दिस स्पीड इज़ ओके। तो अब इसके साथ देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है। हाउ शुड दिस अपीयर। ये अब चाहें तो इसको भी पीछे से एनिमेट करते हुए ला सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ ताकि ये यहीं पर अपीयर हो और एक खूबसूरत तरीके से अपीयर हो। ये मोर पे क्लिक करें और आप इधर ये ट्रांजिशंस पे आ जाएं। इसमें ये एक मोज़ैक बनता है, ये ट्रांजिशन है, ये मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। एनिमेशन को घसीट के लाए और ये लेफ़्ट वाला जो कॉर्नर है इसके ऊपर मैंने, ये ग्रीन हो गया देखें, ये अब अप्लाई हुई है, और इसको मैं खींच के ज़रा लंबा कर देता हूँ। अब ये देखते हैं कि ये कैसे अपीयर होगा। अच्छा, ये मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला नाम मेरा स्लाइड करके यहाँ आ जाए उसके बाद ये अपीयर हो, तो मैं टाइम लाइन पे इसकी पोजीशन बदल दूँगा। ये देखें, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा नाम मेरा, उसके बाद ये अपीयर होगा। परफेक्ट। अब ये चंद सेकंड यहाँ रहेगा और उसके बाद इन्होंने डिसअपीयर होना है इकट्ठे। डिसअपीयर कैसे होना है वो मैं इन तीनों के ऊपर कोई बिहेवियर लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इन तीनों को अब ग्रुप कर दूँगा। तो व्हाट आई विल डू इज़, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के ये कॉल आउट को भी सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी दबा दिया। अब ये नीचे वाली टाइम लाइन पर देखें, ये सारे का सारा एक ग्रुप बन चुका है। अब इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक बिहेवियर लगाऊंगा कि इन्होंने अपीयर कैसे होना है और डिसअपीयर कैसे होना है। इस वक्त तो ये ब्लंटली स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये किसी खूबसूरत तरीके से डिसअपीयर हो। तो मैं ये फ्लाई इन वाली बिहेवियर जो है ये इनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ये अप्लाई हो गया। अब इनको प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, इस तरीके से चंद स्टेप्स में आपने खूबसूरत सी एनिमेशन के साथ अपना लोअर थर्ड डिज़ाइन कर लिया है। अब आपने इसको सेव कर लेना है अपनी लाइब्रेरी में। वो कैसे करना है आइए मैं वो भी बताता हूँ। जब ये कोई भी एसेट आप बना लें, उन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा ग्रुप कर दें ताकि वो एक बन जाए। अब उसका आप यहाँ पे भी नाम चेंज कर सकते हैं और इसको ऐड टू लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी आपने क्लिक किया
तो ये पूछेगा कौन सी लाइब्रेरी में, डिफ़ॉल्ट में या किस में। तो मैंने अपने नाम से एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, मैं उसके अंदर इसको सेव करना चाहूँगा। तो मैं इसको SBM मेरे नाम की लाइब्रेरी है उसमें करूँगा, और ग्रुप 2 की बजाय इसका डिस्क्रिप्टिव नाम कर लूँगा लोअर थर्ड SBM। इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया SBM लोअर थर्ड। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसको यूज़ करना हो, यहाँ से ड्रैग करके मैं अपनी वीडियो के ऊपर इसको डाल सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैमटेज़िया ने 2023 में जो एक अपडेट रिलीज़ की है, उसमें एक AI का ज़बरदस्त फीचर डाल दिया है, जिसकी मदद से आप एक क्लिक के अंदर बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के फीचर्स बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। उसका नाम है रेव अपडेट, REV रेव अपडेट। आइए देखते हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यह आपके सामने इंटरफेस खुला हुआ है कैमटेज़िया 2023 का। इसमें यहाँ से आप न्यू रिकॉर्डिंग भी क्लिक कर सकते हैं। ये कैमटेज़िया पे क्लिक करें और उसके अलावा आप नया प्रोजेक्ट खोल लें और यहाँ से आप रिकॉर्ड का बटन दबा दें। ये आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर ली और ये आपने अपना वेबकैम चेक कर लिया, और ये रेव बटन का जो रेव अपडेट है कैमटेज़िया रेव, इसको आपने ऑन कर लेना है और फिर देखें इसका कमाल। अब रिकॉर्डिंग दबाएं तो इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसके ऊपर मैं आपको वेब ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ जी। तो इस वक्त 1 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और देखते हैं रेव का मैजिक। ये लीजिए, अब ये एक नई विंडो खुल गई है जो एक्चुअल टाइमलाइन अभी नहीं है, और इसने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से कर दी हैं। इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, एक तो उसने डायनामिक बैकग्राउंड पीछे फिट कर दी है। ये आपकी स्क्रीन है और ये आपका कैमरा कैप्चर है, वेब कैम है। और नीचे ज़रा गौर करें, ये आपको बता रहा है क्या क्या ऑप्शन है। साइज़ क्या आप लेना चाहते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग साइज़ ये है, 16:9 करना चाहें तो ये कर लें। ये अगर फॉर्मेट चेंज करना है 9:16, 1:1, और ये नीचे मज़ीद भी ऑप्शंस हैं। ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद ये लेआउट पे क्लिक करिए तो ये मुख्तलिफ लेआउट है। इस वक्त ये वाला सेलेक्ट है, आप चाहें तो ऐसे कर लें, आप चाहें तो ऐसे कर लें। ये है, ये है, ये है। देखिए कितने खूबसूरत किस्म के आपके पास लेआउट्स अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद आए। बॉर्डर लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द, देखें बैकग्राउंड बाद में रिमूव हो जाती है, ये देखें। तो मैं यही वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप ये बैकग्राउंड पे आ जाएं। ये डायनेमिक्स बैकग्राउंड है जो इसने इसी में कैमटेज़िया 2023 में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसने ब्लू चूज़ की है, मैं चाहूँ तो ये वाली चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स पे आ जाए। ये रेडीमेड इफेक्ट्स हैं, कर्सर इफेक्ट्स, हाईलाइट्स। ये अगर मैं कर दूंगा तो मेरे कर्सर के ऊपर ये देखें यहाँ पे हाईलाइट आ गई। रिफ्लेक्शन, ये बैकग्राउंड रिमूवल है। इसको अनचेक करूंगा तो ये बैकग्राउंड मेरी आ गई है। बैकग्राउंड रिमूवल, मास्क लगाना है तो यहीं से आप लगा सकते हैं, यानी सर्कल के अंदर मेरी वीडियो आ जाएगी, ये देखें। और कर्सर इफेक्ट्स हैं, बॉर्डर ऑन है इस वक्त, मास्क को मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो ये इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा फिल्टर्स हैं, जिससे आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देता है। ये इस वक्त कॉचुअर लगा हुआ है, मैं उसको डिस्टेंस वो वाला कर दूं तो ये हो जाएगा। हॉट पंच, ग्रीन पॉप, गोल्डन आवर, ये मुझे बेहतर लग रहा है तो ये वाला फिल्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारा कुछ आप देखें, एक क्लिक के साथ उसने आपके लिए रेडीमेड खुद ही तैयार कर दिया है। अब आप यहाँ से एडिट इन कैमटेज़िया करें तो ये आपको कैमटेज़िया में ले आएगा। तो यहाँ आप अपना नॉर्मल एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये नया फीचर पसंद आएगा और आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसलिए आप लेटेस्ट कैमटेज़िया 2023 डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। अगरचे ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको फ्री वर्जन काफ़ी सारी साइट से मिल जाती है। अगर ना मिले तो कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा।